अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। मैं हूं आपका होस्ट अजीम राना और मेरे साथ मौजूद हैं हमेशा की तरह हिनानिया से। होप आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपकी दिन का आगाज, आपकी सुबह का आगाज जो है वो बहुत ही बेहतरीन हुआ होगा। इसको मजीद बेहतर और बेहतरीन बनाने के लिए हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और अजीम, हम आप भी कैसे आज हैं? पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतरीन लगे और मुझे लग रहा है कि हिना आज बहुत मेरा जोड़ा जबरदस्त कैसा किस्म लग की रहा है? तैयारी करके आई हैं। हिना, है ना? खैरियत है आज? आज बहुत स्पेशल डे है, पता है आपको। और अगर हम सुनो पाकिस्तान की बात करें, भी मैं इतना ज्यादा अभी थोड़ा सस्पेंस ही मुझे लगता है हमें सरप्राइज का एलिमेंट जो है, वो जो सस्पेंस का एलिमेंट है, अगर हम मेंटेन रखें तो व्यूअर्स भी कहीं ना कहीं हुक्ड रहते हैं। तो अभी हम नहीं बताएंगे क्योंकि बिल्कुल हमारे प्रोग्राम का आगाज है। थोड़ी ही देर में हम डिस्क्लोज करेंगे कि आज इतने जो है ना, ये फ्लैशी कह लें या गॉडी कह लें, किस्म के कपड़े पहन के आने का, और बड़ा ही कोई आज डिफरेंट किस्म का हेयर स्टाइल बनाया ना मैंने। इस तरह से तैयार होकर नहीं आती, वैसे आप अच्छी लगती हैं, नो जी, डाउट, thank रोजाना you। की बुनियाद पर, लेकिन आज थोड़ी स्ट्रेंज किस्म की वाइब आ रही है, जरा हाँ जी। थोड़ा स्ट्रेंज किस्म की रेडी हुई है। खैरियत है आज? स्ट्रेंज किस्म की। अच्छा, उसकी एक वजह ये भी है कि आज इंटरनेशनल स्ट्रेंज म्यूजिक डे मनाया जा रहा है और ये दिन जो इसलिए आप स्ट्रेंज बन के इसलिए आज मैं थोड़ा सा स्ट्रेंज बन के आई हूँ। और अगर इस दिन के मुनासबत से हम बात करें तो ये दिन जो है, ये मुनफरिद और अजीबो गरीब मौसीकी से मोहब्बत करने वालों के लिए है। और अगरचे इस दिन का आगाज 1997 में न्यूयॉर्क सिटी के मौसीकार और कंपोजर पैट्रिक ग्रांट ने अपनी एक एल्बम थी जिसका नाम था अमेज फील्ड, उसकी तशहीर के लिए किया था। मगर अब ये सिलसिला जो है वो पूरी दुनिया में फैल चुका है। अच्छा, वैसे कभी सुना है आपने स्ट्रेंज म्यूजिक? पाकिस्तान में तो हम हर रोज ही मुझे लगता है स्ट्रेंज म्यूजिक सुनते हैं। हमारे बहुत से पॉपुलर सिंगर्स भी हैं जो मुझे याद पड़ता है हमारे जो स्ट्रेंज किस्म के सिंगर हैं उनमें चाहत फतेह अली खान आजकल बड़े वो मशहूर हैं। वो बिल्कुल वो टॉप ऑफ द लिस्ट हैं। हाँ, ही इज सुपर अमेजिंग स्ट्रेंज म्यूजिक में। Strange प्लीज music आप में, ये आप जहन में रखें कि हम स्ट्रेंज म्यूजिक की बात करते हैं और स्ट्रेंज म्यूजिक की कैटेगरी में ही इज नंबर 1। और जो संजीदा किस्म का म्यूजिक सुनने वाले हैं या जो संजीदा हल्के हैं, वहाँ से जो है वो काफी तनकीद का सामना भी करना पड़ता है ऐसे लोगों को जब वो इस तरह का अजीबोगरीब किस्म का म्यूजिक बनाते हैं। तो हमारे पास एंजल आइज, हाँ ये भी एक गाना था, ये भी एक गाना था, मुझे याद आया। मुझे लगता है मैं भी ना अजीम, मुझे कभी कभी लगता है कि मैं भी स्ट्रेंज म्यूजिक की कैटेगरी में फॉल कर सकती हूँ क्योंकि मेरी भी आवाज ये आप तो अच्छा गाते हैं। खैर मैं ये दोनों आई टू आई बिल्कुल बड़े ही स्ट्रेंज किस्म के ये सिंगर हमारे मुल्क में पाए जाते हैं। बम बम बम, वाह, क्या बात है भाई। ये जिन्होंने सुना है उनके कानों पे बम भी गिर गया। इंटरनेशनल स्ट्रेंज म्यूजिक डे है तो हम किसी से कम नहीं है भाई, हम पूरा मुकाबला करेंगे दुनिया का। हमारे पास भी बड़ा स्ट्रेंज किस्म का म्यूजिक है और मिसाल तो हमने दी है। बाकी जी अल्लाह रहम करे तमाम सुनने वालों पर। लेकिन ना अजीम, एक बात है, मैं इंटरनेशनल स्टार हैं ये चाहत फतेह अली खान की अगर हम बात करें, और कॉन्फिडेंस लेवल इनका जो है ना वो कमाल है। बहुत सारे लोगों को ये कहते हैं बाथरूम सिंगर्स अच्छा नहीं गाते, आवाज बहुत बुरी है। मतलब हम भी, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं भी स्ट्रेंज म्यूजिक की कैटेगरी में कहीं ना कहीं फॉल कर जाती हूं। स्ट्रेंज सिंगर हैं आप भी? मैं स्ट्रेंज सिंगर हूं लेकिन इतनी स्ट्रेंज नहीं हूं और ना ही इस लेवल का कॉन्फिडेंस है। भाई चाहत फतेह अली खान साहब के अगर कॉन्फिडेंस की बात की जाए तो स्पॉट ऑन। और इन्होंने पजीराई रही है वैसे सोशल मीडिया पे, बहुत ज्यादा लोग इनको पसंद भी करते हैं, क्रिटिसाइज भी करते हैं। फिर अजीम आपको एक और बात बताऊं, इन्होंने मुझे भी एक गाना डेडिकेट किया। अच्छा, हाँ जी, वो इन्होंने उन्हें पता तो नहीं चल गया कि स्ट्रेंज सिंगर है? एक स्ट्रेंज कनेक्शन बनाने की कोशिश की हो। एक्चुअली उनको ये पता चल गया कि इनके कान भी स्ट्रेंज है, ये ऐसा ही म्यूजिक सुनती है। वाह वाह वाह। और आपको पता है वैसे ही ना, चाहत फतेह अली खान से पहले एक और स्ट्रेंज सिंगर हमारे मुल्क में बड़े मशहूर हुए थे, ताहिर शाह साहब। ओह यस, जिनका हम जिक्र कर रहे थे गाने का। एंजल आइज, पता नहीं पीसफुल आइज, डीप सी आइज। मैं तो ना उसके लिरिक्स सुन के परेशान थी पहले। खौफनाक आइज, हर तरह की आइज का जिक्र हुआ है। वो जो सुर लग रहे हैं ना, आई फाउंड यू, और कॉन्फिडेंस लेवल भाई। अच्छा, मुझे ये वीडियो देख के और ये गाने की धुन सुन के जिस तरह से ये गा रहे थे, मुझे बचपन याद आ गया। बचपन में क्लास में टीचर बुलाते थे, वो कहते आपको पोएम आती है? आप पोएम सुनाएं, और सारे बच्चे इस तरह कर रहे होते थे वैसे ना। ट्विंकल। अच्छा, ये बच्चों को सुनाने के लिए भी काम आ सकता है। ये जो ताहिर शाह साहब का म्यूजिक है, मेरे वैसे ही अभी दिमाग में है कि अक्सर बच्चे तंग कर रहे होते हैं और बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हुए होते हैं। तो अगर उनको इस तरह का हम जो है ना पीसफुल या उन्हें हम सुनाएं, सुला सकते हैं ये सुनाकर, या हम उन्हें डरा भी सकते हैं। तो बेटा देखें, ऐसी मखलूकें भी बाहर फिरती हैं। अगर आप सोएंगी नहीं तो ताहिर अंकल का गाना आपको सुनाएंगे, या अगर आप बाहर जाएंगे
तो फिर बाहर भी इस तरह की चीजें मिल सकती हैं आप तो बेटा तो आपने ध्यान रखना है। वैसे ही ना हमारा हमसाया मुल्क भी किसी से पीछे नहीं है। इंडिया वाले भी भाई किसी से पीछे नहीं है, कोई भी चीज। और फिर अगर स्ट्रेंज म्यूजिक की बात हो रही है, इंटरनेशनल स्ट्रेंज सिंगर्स की बात हो रही है, तो उनमें हम इंडिया को कैसे भूल सकते हैं? नेक टू नेक कंपटीशन चल रहा है भाई, बहुत जो है ना कड़ाकेदार मुकाबला है। मुकाबला चल रहा है। और और वो उनकी सिंगर हैं ढिंचिक पूजा उनकी सिंगर है जी ढिंचिक पूजा, और उन्होंने भी पूरा मुकाबला दिया है। सेल्फी, भाई सेल्फी लेने का बहुत सारे लोगों को क्रेज होता है, लेकिन अगर आप किसी को सेल्फी से दूर भगाना चाहते हैं, किसी को सेल्फी के लिए, किसी के दिल में सेल्फी के लिए नफरत पैदा करना चाहते हैं, तो एक बार उनको ये गाना सुना दें। उन्होंने कभी दोबारा सेल्फी नहीं ली। कुछ गाने सुनकर तो आप थोड़ा मूड आपका फनी होता है, आप हंसते हैं, लेकिन कुछ सुनकर ना आपको गुस्सा आने लग पड़ता है। आप कहते हैं कि बाकायदा सजा के मुस्तहिक हैं ऐसे लोग। ये जो जबर इन्होंने हमारे कानों पर ढाया है, और हम माजरत खाएं अपने नाजरीन से कि सुबह सुबह हमने जो जबर आपके कानों पर किया है, लेकिन ये बहुत जरूरी था क्योंकि आज इंटरनेशनल स्ट्रेंज म्यूजिक डे था। तो इस हवाले से फिर आपको पता है कि डिटेल्स में जाना पड़ता है, तफसीलात शेयर क्योंकि लोगों को क्या पता कि अगर हम वैसे ही बता देते कि देखिए स्ट्रेंज म्यूजिक भी कैटेगरी है, तो आप लोगों को शायद इतने अच्छे तरीके से समझ ना आता। हमारी ये कोशिश होती है कि इस प्लेटफॉर्म से हम जो भी बात करें उसको अच्छे से एलैबोरेट करें, अच्छे से एक्सप्लेन करें। आई एम श्योर आज ये जो स्ट्रेंज म्यूजिक, इंटरनेशनल स्ट्रेंज म्यूजिक डे मनाया जा रहा है, अब आपको इसकी डेफिनेशन का भी पता चल गया होगा और इस कैटेगरी के सिंगर्स का भी आइडिया हो गया बिल्कुल। लेकिन आपको ये भी बताएं कि तमाम सिंगर इस कैटेगरी में नहीं आते जी। बड़े बड़े सुरीले जो गायक हैं वो दुनिया में मौजूद हैं, और इसी में अगर इस फहरिस्त का अगर हम जिक्र करें तो इसमें बड़ा ही मुनफरिद नाम है। पाकिस्तानी नामवर और क्लासिकल गुलूकार हैं सज्जाद अली साहब। इनकी 57वीं आज सालगिरह है। और सज्जाद अली के बारे में थोड़ा सा आपको बताएं तो 90 की दहाई में गुलूकारी के मैदान में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ने वाले गुलूकार सज्जाद अली पाकिस्तान म्यूजिक इंडस्ट्री को कई कामयाब गाने दे चुके हैं, जिनमें चीफ साहब सुना आप? हाँ जी, चीफ साहब। मैं आपको इसकी फनी बात बताऊंगी बाद में, अभी टीवी पे नहीं बता, मैं ऑन स्क्रीन नहीं बता सकती आपको। चीफ साहब बड़ा फेमस गाना है। अभी मूड नहीं फिर सोने लग दी, बड़ा कमाल। और दिन परेशान है, साहिल पे खड़े हो, तुम्हें क्या गम चले जाना। वाह वाह वाह, बहुत सारे इसमें और भी गाने शामिल हैं। गाने जी। और अगर बात की जाए फिल्म्स में, तो उन्होंने फिल्म्स की हदायतकारी के साथ साथ जो है वो बहुत जबरदस्त लव लेटर, बिल्कुल। इसके अलावा मुंडा तेरा दीवाना, एक और लव स्टोरी में इन्होंने अदाकारी के जौहर भी दिखाए हैं। तो बहुत बड़ा नाम, वन ऑफ माय फेवरेट्स, बड़ी खूबसूरत आवाज और बड़ा खूबसूरत गाते हैं। सज्जाद अली साहब को हम हैप्पी बर्थडे बोलेंगे, और बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई हमने उनकी सुबह को आज बहुत ही बेहतरीन बना दिया है। लेकिन हमें अंदर आप प्रॉपर स्टाइल में विश करें सज्जाद अली साहब जी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सज्जाद अली, हैप्पी बर्थडे टू यू। मे यू हैव मैनी मोर सर। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है, और आप इसी तरह से सलामत रहें, कायम दायम रहें और खूबसूरत गाने गाते रहें। हमारी दुआएं, हमारी विशेज़ आपके साथ हैं। तो नाज़रीन, आप सुबह सवेरे तो हम भरपूर कोशिश करते हैं कि जो अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, पॉजिटिव स्टोरीज खबरें, बिल्कुल पॉजिटिव न्यूज़ के साथ हम अपने नाज़रीन की खिदमत में हाजिर हों। क्योंकि ऑलरेडी अगर हम अपने मुल्की हालात की बात करें और पॉलिटिकल सिचुएशन की बात करें वो भी वैसे तो काफ़ी एंटरटेनिंग है, लेकिन फिर भी हमारे अवाम बहुत परेशान दिखाई देते हैं इन्फ्लेशन की वजह से, इकोनॉमी की जो सूरत हाल है, अगर उस पर बात करते रहते हैं। वो भी जरूरी है, आपको जो रियलिटी चेक है देना वो भी जरूरी है। जो मुल्क में इस वक्त एक हैजानी कैफियत है वो बताना भी जरूरी है, और जिस तरफ ये सियासत जा रही है उस हवाले से जिक्र करना जरूरी है। तो सियासी बड़ी खबर भी आपके साथ शेयर करना जरूरी है। और अगेन यही बात है कि आईनी और कानूनी मामला जो है वो फिर उलझते से दिखाई दे रहे हैं। तो शाखाना केस में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दोबारा से समाअत होनी है, मगर नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर चेयरमैन पीटीआई के लिए नरम गोशा रखने और सहूलतकारी से मुतल्लिक तासुर देने की कोशिश की है। और वो इस वजह से कि ट्रायल कोर्ट से मुतल्लिक कल रिमार्क्स आए सुप्रीम कोर्ट से, तोशा खाना केस से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो रिमार्क्स दिए गए उसमें कहा गया कि ट्रायल कोर्ट ने जो लवाजमात हैं कानूनी उन्हें पूरा नहीं किया है। तो अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पर कोई फैसला नहीं देती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुनाएगी। अलबत्ता दूसरी जानिब चेयरमैन पीटीआई की जानिब से अदम तहफ़्फ़ुज़ का इजहार किया गया जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। तो ये एक कानूनी टसल इस वक्त चल रही है। और दूसरी जानिब सदर जो हैं आरिफ अलवी साहब, उन्होंने 90 दिन में इलेक्शन की तारीख देने का पाबंद किया है, और इसी हवाले से वो चेयरमैन जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने दावत दी है कि वो आएँ, उनसे वो मुलाकात करेंगे और फाइनल डेट अनाउंस करेंगे।
और फिर जो चीफ इलेक्शन कमीशन है उनकी जानिब से जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे उन्हें मुशावरत, खत जी। लिख दिया गया है। तो हाँ अब जी, बिल्कुल। देखें जी ये सारे मामला किस जानिब बढ़ते हैं, इस पर हम एक्सपर्ट ओपिनियन ले लेते हैं, राय ले लेते हैं। रसूल बख्श रईस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्जियाकार। रसूल बख्श रईस साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सजाद अली के लिए ये आपको जी। एक केक काटना चाहिए था, उन्हें बुलाते जी जी। और केक का सब में बांटते तो ज़्यादा खुशी होती। उनको भी मुबारकबाद, और आपने कम से कम मुबारकबाद का पैगाम तो उनको भेजा, ये बड़ी बात है। जी तो मैं आपकी इस मुबारकबादी में शरीक हूँ। जी रसूल बख्श साहब, हमने केक मंगवाया हुआ है और कुछ ही देर में हम केक काटेंगे। और हमारी कोशिश यही होती है कि हम गेस्ट को इनवाइट भी करें, हमारी टीम कोऑर्डिनेट करने की भी कोशिश करती है, जी। लेकिन मसरूफियात के बायस बिल्कुल। उनका स्केड्यूल इतना बिजी होता है कि वो हमें ज्वाइन नहीं कर पाते, लेकिन हमारी बहुत सारी दुआएं उनके लिए। रसूल बख्श रईस साहब, सर लग ही रहा है कि आपको भी सजाद अली पसंद है। बिल्कुल, बिल्कुल। जबरदस्त जबरदस्त हो सर गया। ये जो आज बड़ी खबर है उस हवाले से थोड़ा सा अगर आप अपना तज्जिया पेश करें, जो कानूनी जंग हम देख रहे हैं इस वक्त, और बिलखसूस गुज़िश्ता रोज़ जो अदालत उज़्मा की जानिब से रिमार्क्स आए कि ट्रायल कोर्ट ने जो मामलात हैं वो सही तरह से देखे नहीं तोशाखाना केस में, और दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि चेयरमैन पीटीआई जो हैं वो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन पर उन्होंने अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। तो क्या लगता है अब आपको सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ मिलने वाला है चेयरमैन पीटीआई को? देखें, ये जो सियासत को अदालतों में घसीटना है तो नतीजा यही निकलेगा कि जमहूरी हुकूमतों में रिवायत ये है कि सिर्फ वो पहलू लाए जाएं जो आइन की तशरीह तलब हैं, और दूसरा वो कवानीन जो आइन से मुतसादिम हैं। बाकी मामलात सियासत पे छोड़े जाते हैं, सियासी जमातों पे छोड़े जाते हैं, और इदारे मौजूद होते हैं, वो हमारे पास भी मौजूद हैं। सियासी जमातें हैं, पार्लिमान है, सेनेट है, कौमी असम्बली है, सिविल मुआशरा है, सहाफ़त है, मीडिया है। तो लगता ये है कि हमारे सियासत मुकम्मल तौर पर माजूर हो चुकी है, बेदस्त व पा है, बेमगज़ भी है, कि बजाय इसके कि मामलात आपस में बैठ के मुज़ाकरात की मेज़ पे हल करें तो वो अदालतों में ले जाते हैं। ज़ाहिर है कि अदालतों में दो मुतज़ाद आरा है, मफादात का टकराव है, सियासत बड़ी है कि कुर्सी के बारे में, इक़्तिदार के बारे में, ये सारी कशमकश है, एक जंग है जो हम पिछले 40 साल से इस मुल्क में रसूल देख बख्श रहे रईस साहब, हैं। आप ये बताइएगा कि आप इस सारे मामले पर क्या राय रखते हैं? सर आपको लगता है कि जितने भी कानूनी पहलू हैं उन पर सही तरह से गौर हुआ है? बिलखसूस ट्रायल कोर्ट का हम जिक्र करें, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस ने जो रिमार्क्स दिए और जिन नुकात की जानिब उन्होंने जो है वो निशानदेही की है, जिन नुकात की, क्या कहेंगे आप उस हवाले से? इस हवाले के जो दरख्वास्त गुजार हैं वो अपने गवाह पेश करना चाहते थे, वो भी पेश नहीं करने दिए गए। बात यह है कि एक तो यह है कि अदालती निज़ाम जो है उसमें एक हायरार्की है, एक लोअर कोर्ट्स है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। तो ये अगर फैसला कहीं पे गलत होता है तो वो चैलेंज होता है, और ये सारे फैसले चैलेंज होते रहते हैं। आखिर में जो गेंद है वो सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में आ जाती है। ये भी हमने एक सियासत की वजह से अदालतें भी चीख रही हैं कि हमने बहुत बड़ा बर्डन डाल दिया है। बुनियादी बात यह है कि अदालत जो फैसला करे उसको मान लिया जाए, और हुकूमत की जिम्मेदारी है, रियासत का अव्वलीन फ़र्ज़ है कि उसका नफाज करे। हो ये रहा है कि अदालतों के फ़ैसलों पर अमल नहीं हो। 90 दिन की बात हुई कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने हैं, ज़रूरी है। वो फ़ैसला उन्होंने जो पंजाब असम्बली के बारे में था वो बिल्कुल रद्दी की टोकरी में डाल दिया। तो उस तरह से फिर आपकी जो आईनी सलाहियत है रियासत की, और जो रियासत का इक़्तिदार है उसमें कमी आना शुरू हो जाती है, काबिज़ और होते हैं। पहली बात यह है कि अदालत मामूली हो, छोटी अदालत हो, दरमियानी अदालत हो, हाई कोर्ट की हो या सुप्रीम कोर्ट की हो, अदालतों को फैसले को मान लेना चाहिए और उनको सियासत में नहीं घसीटना चाहिए। हमारे यहाँ फिर ये भी रिवायत है कि ये बिल्कुल मंतकी नतीजा है कि जब आप अदालतों में अपने जो सियासी जंग को ले जाते हैं
तो जिसके हक में फैसला नहीं होता वो अदालतों के ऊपर हमले करना शुरू कर देते हैं कि फिजिकल हमला भी हुआ है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, ये हमारी तारीख का हिस्सा है। बिल्कुल बिल्कुल। और तमाम जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके खिलाफ जबानें बंद नहीं होती कि अगर किसी फरीक के खिलाफ कोई फैसला आया है तो ये कानून और इंसाफ और अच्छी सियासत और मुआशरे में हमआहंगी का तकाजा ये है कि जो फैसले उनको मान लें और जो तरीक़ाकार है उसी को आप अपनाएं। अगर आपको रिलीफ नहीं मिला या समझते हैं कि आपके बारे में गलत फैसला हुआ है, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जाए और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माने। लेकिन ये मसला कहाँ पैदा हो रहा है, मैंने उसकी पहले इब्तिदा में बात कर दी कि वो सियासत इतना ज़्यादा गर्म है और इतना ज़्यादा वुसअत अख्तियार कर चुकी है कि हर मामला हम बजाय इसके कि आपस में बातचीत करें, हम सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में ले जा रहे हैं, तो जाहिर है कि उनको मुतनाज़ा बना देंगे जो हम बना चुके हैं, और ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं। जी अच्छा सर, अगर नून लीग की बात करें तो नून लीग ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर चेयरमैन पीटीआई के लिए नरम गोशा रखने और सहूलतकारी से मुतालिक कुछ जो है वो तासुर देने की कोशिश की जा रही है उनकी जानिब से। आप क्या समझते हैं कि इसमें कोई हकीकत है? क्योंकि मरियम नवाज साहिबा का, नवाज शरीफ साहब का इस पर रद्द अमल भी आया है, और नून लीग क्या अदलिया मुखालफत बयानिया जो है वो देने की कोशिश कर रही है? देखें, वो बिल्कुल यही कर रहे हैं, और ये पहला मौका तो नहीं है। जब जस्टिस सजाद अली शाह थे तो उनके खिलाफ फैसला आने वाला था, तो वहाँ पे ये लाहौर से टोला लेके कौन गया था? ये मुस्लिम लीग नून ही थी, वो भी गलत थे। फिर इसके पास जस्टिस साकिब निसार थे, वो भी गलत थे। इससे पहले चौधरी इफ्तिखार थे, वो भी गलत थे। अब बंदियाल साहब हैं, उसके ऊपर भी चढ़ाई है। तो ये तो बता दिया ना, अगर फैसले उनके हक में नहीं होते तो ये फिर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमले करते हैं, ज़बानी हमले। लेकिन रसूल बख्श रईस साहब, दूसरी जानिब चेयरमैन पीटीआई ने भी तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद का इज़हार किया है। बिल्कुल किया है कि ये वजह तो यही है ना कि हो ये रहा है कि हमने अदलिया की आज़ादी के ऊपर कवानीन बनाकर, और ताकत के ऐसे मरकज़ भी पैदा हो गए हैं कि जिनके जो इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उस तरह से फिर जो उनकी एक खुद मुख्तारी है अदलिया की, एक आज़ादी जिसकी हम बात करते हैं कि आज़ादाना फैसले कर रहे हैं, या फैसले अगर अदलिया के आज़ादाना नहीं है तो कानून और इंसाफ के मुताबिक नहीं हो रहे। ये तो हर एक बंदा मानता है। रसूल बख्श साहब, अब आपको लगता है कि आने वाले दिनों में आईने पाकिस्तान और इलेक्शन एक्ट आमने सामने आने वाले हैं? बिलखसूस इंतखाबात के हवाले से हम देख रहे हैं कि अब सदर मुमलिकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को बुलाया है कि 90 रोज़ के अंदर जो इंतखाबात हैं वो करवाने हैं और उसकी तारीख का तयन होगा। तो 48 जो आर्टिकल है आईने पाकिस्तान का, उसका हवाला उन्होंने दिया एक लेटर में, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो ये राइट देता है प्रेसिडेंट को कि वो विदिन 90 डेज जो है वो डेट अनाउंस कर सके। लेकिन दूसरी जानिब इलेक्शन एक्ट में जो अमेंडमेंट किया है उसमें ये राइट चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी दिया गया। देखिए, आपने इतनी अच्छी उम्मीद के साथ अपना प्रोग्राम शुरू किया था, तो मैं उसमें कोई रखना नहीं डालना चाहता। सदर अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, और ये बदकिस्मती होगी कि अगर हमारा आइन धड़ाम की तरह से एक दफ़ा फिर गिरा दिया जाए, या उसको इतना ज़ख्मी कर दिया जाए, इतना छलनी कर दिया जाए कि वो फिर सही तरीके से खड़ा ना हो सके, काम ना कर सके। ये रियासत का वजूद और रियासत की हैसियत, कौमों की तामीर, हुकूमतों की कारकर्दगी आइन से वाबस्ता होती है, और अगर आइन का वही हाल जो हमने माजी में किया है वही होता हुआ अगर किसी को नज़र आए, मुझे थोड़ा सा नज़र आ रहा है, ज़्यादा नहीं नज़र आ रहा, लेकिन आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि क्या ये जो नया तजर्बा उन्होंने निगरान हुकूमत और उसके अख्तियारात ज़्यादा करने की सूरत में किया है, और ऐसा लगता है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने की कोई निशानी हमें नज़र नहीं आती कि कोई इंतखाबात नहीं। आप देखें कि आज अमेरिका में रिपब्लिकन जो कैंडिडेट्स हैं, इलेक्शन अगले साल नवंबर में होने हैं, आज उनकी डिबेट हुई है आपस में 6-7 कैंडिडेट्स की, वो इतना पहले शुरू हो जाती है कैंपेन। हमारे यहाँ तो अगर 90 दिन के अंदर भी होने हैं, जो मुझे होते हुए नज़र नहीं आ रहे, तो वो कोई कैंपेन नज़र नहीं आ रही, कोई निशानी नज़र नहीं आ रही। तो ये मुतसादुम बनता नज़र आ रहा है बदकिस्मती से, और जो बना रहे हैं उनकी जिम्मेदारी है,
और इसको ना जी, बनने बिल्कुल दिया जाए। इंतखाबात को लेकर बदकिस्मती से तसादुम होता नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका, रसूल बख्श रईस साहब हमारे साथ मौजूद थे और आप जिया पेश किया। नाज़रीन अभी लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। और हम हाजिर हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सुनो पाकिस्तान, जिसमें हम आपको बताते हैं बहुत सारी इंटरेस्टिंग खबरें, इंटरेस्टिंग बातें, लेकिन उसके साथ साथ हमारी कोशिश ये होती है कि हम आपको रियलिटी चेक भी दें। तो अगर नाज़रीन इस वक्त हम महंगाई की बात करें तो तारीख की बुलंद तरीन सतह को छू रही है और अशियाए ज़रूरिया की बढ़ती हुई कीमतों से जहां अवाम जो है उसके लिए ये भी मुश्किल हो गया अब कि वो 2 वक्त की रोटी खा सकें, सुकून के साथ खा सकें। और अगर कारोबार की भी बात, बिल्कुल बिल्कुल आप कारोबारी बरादरी भी बहुत मुतासिर हुई है। कारोबार ठप्प होकर रह गए हैं। ताजर बरादरी शदीद इस तरह का शिकार है और महंगाई के हवाले से हिना हमारी साथी एंकर शुमाइला कई बार उन्होंने अवामी रद्द-ए-अमल जाना है, उस पर एक रिपोर्ट तैयार की उन्होंने। एग्जैक्टली। तो आइए आपको दिखाते हैं कि शुमाइला किन लोगों के पास गई और उनका क्या रिएक्शन था महंगाई को लेके। बढ़ती हुई महंगाई की वजह डॉलर और पेट्रोल की वो उड़ान है जो 300 से ज्यादा जा पहुंची है, जिसने आवाम का जीना दोभर कर दिया है। कारोबारी तबका हो या आम आवाम, दोनों ही परेशान नजर आते हैं। बिजनेसमैन से बात करते हैं और जानते हैं कि उनको किन मुश्किलात का सामना है। इस वक्त कारोबारी तबका किस हाल में है और उनको किन मुश्किलात का सामना है? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में ये वाहिद ताजरों पर वक्त आया है कि आज अपनी ट्रेड सारी बर्बाद हो चुकी है, अपनी इंडस्ट्री बर्बाद हो चुकी है और कोई परसून हाल नहीं है और दुकानें खाली पड़ी हैं और कई दुकानों पर तो बोर्ड लगे हुए हैं किराए के लिए खाली, और संगीन सूरत हाल है और ये बद से बदतर होती चली जा रही है। करते हैं आप? मजदूरी। महंगाई का कोई असर होया? बड़ी महंगाई है। का जाते ने रोज कम चल रहा है? माड़ा चंगा चलता है, कहते 200 कहते 300 कहते 400 कहते। इस निगरान हुकूमत नु की कहना चाहोगे महंगाई बारे तुसी? महंगाई अल्लाह ही है, कोई बंदा ऐसा है जो महंगाई तोड़े? कोई अल्लाह का बंदा है अगर महंगाई तोड़ेगा? कहते दिनों दिन बढ़ रही है। ये जो महंगाई है रोज बरोज इतनी बढ़ती जा रही है, उससे आपके काम पे भी कोई असर हुआ है? असर हुआ है जी। हर जो शीट जो हम 30-40 की लाते थे वो 70 रुपए की शीट हो गई है। वो तो पेपर भी इसी तरीके से महंगा। फ्रेम बनवाने में गया था, पहले फ्रेम वो 700 का बनता था, अब 1000 रुपए का फ्रेम बन रहा है। बुक्स लेने आए हैं? बुक्स लेने आए हैं बच्चों के लिए। महंगी हुई हैं? बहुत महंगी हुई है। पेंसिल तिकन महंगी हुई है, शाही तिकन महंगी हुई है। ये रजिस्टर 150 का मिलता था, अब 450 का लिया। क्या कहना चाहेंगे महंगाई के बारे में? अल्लाह ही हाफ़िज़ है पाकिस्तान का। इस वक्त कारोबारी क्या हालात हैं आपके? किन मुश्किलात का सामना है आपको? जो हालात अब देख लेंगे ये ज़िंदगी में कभी नहीं हमने देखे। जो इस टाइम आपके हालात चल रहे हैं मुल्क की, क्या डेली बेसिस पे कागज़ बढ़ रहा है, कम हो रहा है? कम नहीं बढ़ ही रहा है। कागज़ के अलावा और बहुत सी चीज़ें, स्टेशनरी, आपके बिल, यूनिट, बिजली, सब कुछ कंट्रोल में लेके आए। उतनी कमाई नहीं होती जितना दुकान का किराया, बिजली के बिल, लेबर के खर्चे निकल जाते हैं। लेबर को देते हैं, वो कहते हैं जी हमारी पूरी नहीं पड़ती, हम क्या करें? ताजर, मजदूर या ग्राहक, सभी हमें महंगाई के बोझ तले बेबस नजर आए। कहते हैं कि ताजर किसी मुल्क की रीढ़ की हड्डी होते हैं, लेकिन यहाँ ताजर हमें शिकवा करते हुए नजर आए हैं कि हुकूमत ने अपनी रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी है। खुदारा महंगाई पे कंट्रोल करें और मुल्क के बारे में कुछ सोचें, क्योंकि मुल्क है तो हम हैं। बहुत ज्यादा महंगाई हो चुकी है और हमारे अवाम बहुत ज्यादा परेशान है, हम लोग बहुत परेशान है। बहुत मुतासिर हुई है महंगाई से और उनके तासुरात आप देख सकते हैं किस कदर परेशान वो दिखाई दे रही है। मैं ना खुश रहती हूँ अजीम, क्योंकि मुझे लगता है खुश रहने पे कोई पैसे आपके खर्च नहीं होते। इस तरह खुश रहती हैं इन हालात में जब मुल्क जो है वो इतने कठिन हालात ये ना बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि आपको अपने दिल को ये समझाना है कि भाई खुशी पे कोई पैसे नहीं लगते, मुस्कुराने में कोई पैसे खर्च नहीं होते, तो और कुछ नहीं। हर चीज जहाँ इतनी महंगी है, हर चीज आप खरीद के इस्तेमाल करते हैं, हर चीज पे आपके पैसे खर्च होते हैं। मुस्कुराहट ये वाहिद चीज है जिसपे आपके पैसे नहीं लगते। तो मैं खुश रहती हूँ, मुस्कुराती रहती हूँ। और ये अमली मुजाहरा किया है इन्होंने, महीना ने, कि आपने किस तरह से कठिन हालात का मुकाबला करना है
वैसे भी कहते हैं कि जो चीज़ आपके काबू में नहीं तो उसके बारे में सोच के वैसे भी परेशान नहीं होना चाहिए। तो जो होना है वो तो होना है। उम्मीद अच्छे की रखनी चाहिए, लेकिन खुश रहना सीखें, खुश रहना चाहिए और सब्र से काम लेना चाहिए। अच्छे दिन आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। कितनी पॉजिटिव इन्होंने बात की है और बड़ी ऑप्टिमिस्टिक है। मुझे अच्छी लगती है अजीम की आदत के, ही इज वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट सर्टेन थिंग्स इन लाइफ। अगर महंगाई की बात करें, हालात की बात करें, तो कहीं ना कहीं से वो पॉजिटिव एंगल निकालते हैं। और आप लोग भी कोशिश करें कि इन हालात का मुकाबला करें, डट कर मुकाबला करें, हिम्मत से मुकाबला करें। वो कहते हैं ना कि रात के बाद या अंधेरे के बाद रोशनी होती है, सुबह होती है। There is a light at the end of the tunnel, my friend. एक मुझे सेइंग याद आई तो मैंने कहा मैं सुनाऊं आपको। हम आपके इल्म से भी बहुत मुस्तफीद होते रहते हैं। So this is actually true। लेकिन अगर हम अपने गरीब आवाम की बात करें ना, तो लिटरली अजीम वो मुस्कुराना भूल चुके हैं, वो हंसना भूल चुके हैं। क्योंकि जब आप उनसे बात करते हैं, आप उनसे इंटरेक्ट करते हैं, और दो बातों के बाद जो तीसरी बात होती है वो होती है कि महंगाई के बायस वो लोग कितने परेशान हैं। और महंगाई से जाहिर बात है हर तबका मुतासिर हुआ है, और हम बस दुआ कर सकते हैं, अच्छी उम्मीद रख सकते हैं। हम जो बात कर रहे हैं खुश रहने की, हर हाल में खुश रहने की, एक तो अमली मुजाहिरा आपको तो देखा ही हमारे नाज़रीन ने, एक और अमली मुजाहिरा इसका दिखाते हैं। 90 साल की ये खातून हैं जिन्होंने बड़ा ही दिलचस्प तरीके से अपनी 90वीं सालगिरह को मनाया है। और वैसे भी कहा जाता है कि शौक का कोई मोल नहीं होता। और ये भी तो कहते जवान उम्रंज की रखे है, मतलब दिल होना चाहिए जवान उम्रंज की रखे है। वाकई बिल्कुल सही बात है ये। और अगर हम बात करें मार्क बर्ग नामी एक अमरीकी वेमेन की, जिन्होंने 14,000 फुट की बुलंदी से छलांग लगाकर सबको हैरान कर दिया। और उनका ये कहना है कि वो साबिक अमरीकी सदर जॉर्ज H.W. बुश से मुतासिर हुई, और उन्होंने भी अपनी, अगर हम बात करें 90th बर्थडे पर स्काई डाइविंग की और सबको हैरान कर दिया। उनका ये कहना था कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जिंदगी की जो है वो तकरीबन 90 बहारें देख सकूंगी। लेकिन ये बड़ा डेयरिंग स्टेप भी था, क्योंकि आजकल तो नौजवान ऐसी हरकतें नहीं कर सकते। मतलब बड़ा थ्रिलिंग है ये कि आप स्काई डाइविंग करें। आप कर सकती हैं? बिल्कुल भी नहीं। मैंने पहले ही बताया कि मुझे तो हाइट फोबिया है, मुझे बड़े वियर्ड किस्म की फोबियाज हैं। इन खातून को सलाम है। और हम ये विजुअल्स भी अपने टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं अपने नाज़रीन को, किस तरह से 90th बर्थडे इन्होंने सेलिब्रेट किया है। और मेरे ख्याल से तो यही जज्बा होना चाहिए ज़िंदगी के हर साल को, इसी जज्बे से आपको सेलिब्रेट करना चाहिए। वैसे तो हर मोमेंट को सेलिब्रेट करना चाहिए, और लेकिन इस खातून ने जिस तरीके से किया है जी, तो हमारी तरफ से भी इनको बड़ी दुआएं कि ये 100 साल जिए। 100 साल जिए। और यहाँ पर अगर फैमिली सपोर्ट की बात करें तो इन खातून की फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी। इनकी पूरी फैमिली, नवासे नवासियाँ, पोते पोतियाँ जो है वो नीचे ग्राउंड पर मौजूद थे। जब इन्होंने स्काई डाइव किया तो सब इनको देख रहे थे, इनके लिए दुआएं कर रहे थे, एंड दे वर इवन मोर एक्साइटेड। लेकिन अगर हम अपनी फैमिलीज की बात करें, सपोर्टिव होती भी है, तो उन्होंने तो परेशान ही हो जाना है। साढ़े कारा ने तो परेशान हो जाना है कि एने हो तू छलांग लगा बेटा। नहीं, मेरे तो मुझे लगता है पेरेंट्स ने कहना है बेटा ये जो शौक है ना, इसका चाहे मोल है नहीं है, उम्र है, एज इज जस्ट अ नंबर, जो मर्जी में। हमारे यहाँ पे होता, हमारे यहाँ पे भला क्या होता, हमारे यहाँ पे अगर कोई माजरत के साथ उम्र रसीदा खातून कुछ एडवेंचर करने लगे तो हमारे यहाँ पे सबसे पहले कहा जाता है अपनी उम्र वेख अपने काम वेख आओ ए और तेरी उम्र नहीं छाला मारा नाली। तो हमारे सोसाइटी में थोड़ा सा क्रिटिसाइज मुझे तो ज्यादा किया जाता है। और अगर एज की जो आपने बात यहाँ पर एक और बात है जो मैं आपको ब्रेक में बताऊंगी। अगर इतनी उम्र रसीदा खातून होती तो उस पर रिएक्शन आ सकता था। लेकिन अगेन जी, जिंदगी को एंजॉय करना चाहिए। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जिंदगी एक बार मिलती है, उसको भरपूर तरीके से गुजारें। अपने जो भी आपके शौक हैं उनको पूरा करें, अगर आपके अंदर वो जज्बा है, वो हिम्मत है। लेकिन आप शौक पूरा करते वक्त जो चंद अहम बातें हैं उनका जरूर ख्याल रखें कि मेक श्योर कि जो शौक है आपका वो सेफ हो, क्योंकि आपसे मोहब्बत करने वाले आपकी फैमिली मेंबर्स अब वो मुंतजिर होते हैं कि जी आप खैर खैरियत से घर वापस आएं। और यही नहीं कि शौक पूरे करने के चक्कर में आप किसी और जहान रुखसत हो जाए। तो आप शौक जरूर पूरे करें, लेकिन अपने साथ अगर आपने कोई डाइव करने का सोचा है या आपने स्विम करने का सोचा है या किसी भी तरीके से आपको एडवेंचर करना चाहते हैं, तो मेक श्योर कि उस फील्ड के जो एक्सपर्ट हैं वो उस वक्त मौके पर हों, वो आपके साथ मौजूद हों। और हम भी वैसे ही ना यही हर वक्त, हर रोज बल्कि रोजाना की बुनियाद पर यही कोशिश करते हैं कि अपने जो नाजरीन हैं उनको अपनी कहानियों के थ्रू जो है वो डिप्रेशन से निकालें, उन्हें जो है एक खुशगवार एहसासात उन तक पहुंचाएं और उनके साथ इस तरह की खबरें शेयर करें ताकि उनका मूड जो है वो प्लेजेंट हो जाए। और मोटिवेशन भी बहुत सारे लोगों को जिंदगी में चाहिए होती है। अच्छा, बहुत सारे लोग जो 40s क्रॉस करते हैं उनको लगता है जी अब तो हम बूढ़े हो गए हैं,
अब तो हमारी उम्र नहीं रही, अब तो पता नहीं कब हमने कितना अब जी लेना है। तो जो इस तरह के बातें आप अक्सर मैंने तो बहुत ऑब्जर्व किया लोगों को जो थोड़े से एजेड हो जाते हैं, इस तरह की बातें करते हैं। तो दिल जवान होना चाहिए, उम्र कुछ नहीं रखा, दिल जवान होना चाहिए। एंड वैसे भी एज इज जस्ट अ नंबर। जिंदगी को भरपूर तरीके से गुजारें और वैसे साडा प्रोग्राम भी हुने जवान होया है, ब्रेकां च कुछ नहीं रखा, लेकिन ब्रेक लेनी चाहिए हमें। नहीं ब्रेक का तो बड़ा कुछ रखे है जी। नाज़रीन अभी लेंगे एक ब्रेक, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। सुनो पाकिस्तान। सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और बिलाखिर वो घड़ी आ गई, वो मौका आ ही गया जिसका हमने प्रोग्राम के आगाज में जिक्र किया था और जिसकी वजह से हिना इतना तैयार हुई थी। और हिना बताएं वैसे ये क्या चीज है और ये क्यों है यहाँ पर? ये आज हमारी टेबल पे जो आप केक देख रहे हैं बहुत ही स्पेशल केक है और आज हम सुनो पाकिस्तान के 200 एपिसोड्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये डबल सेंचुरी हमने आज सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। और अगर हम बात करें 200 एपिसोड्स की, बहुत मेहनत से हम ये शो प्लान करते हैं, आप लोगों की खिदमत में हम लोग लेकर आते हैं। वैसे और हिना मुझे ये बताएं कि मैं तो रिसेंटली जुड़ा इस टीम में, मैं तो कुछ दिन पहले कह लें वो दिन कितनी तेजी से गुजरे मुझे भी पता नहीं चला, लेकिन मैं इसका पार्ट बना। तो आप ये बताएं कि आपका ये जर्नी कैसे रहा 200 एपिसोड? बहुत मैं कहूँगी एक्साइटिंग मेरा ये सफर रहा और बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। इतनी अच्छी टीम के साथ मैंने काम किया। मैं सबको यहाँ पे क्रेडिट देना चाहूंगी, स्पॉट बॉय से लेके मेकअप आर्टिस्ट से लेके कैमरामैन से लेके पीसीआर, प्रोडक्शन टीम, प्रोड्यूसर्स, एवरीबडी, एंकर्स, को एंकर्स, हमारी जितनी भी टीम है, एडिटर्स, सोशल मीडिया की टीम, फोटोग्राफर्स, वीडियोग्राफर्स, हमारे जितने भी गेस्ट कोऑर्डिनेटर्स हैं, ड्राइवर्स, ऑडियंस, गार्ड्स, एवरीबडी, मैनेजमेंट, सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। ऑडियंस का सबसे ज्यादा शुक्रिया, हमारे वो तमाम नाजरीन जो रोजाना की बुनियाद पर हमें देखते हैं, आपका बेइंतहा शुक्रिया कि आपने अपनी लॉयल्टी का जो इजहार हमारे साथ किया है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि हर आने वाला एपिसोड हम इसी जज्बे के साथ लेकर आएंगे और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी आपकी जिंदगी में लेकर आएंगे कि जिससे रोजाना की बुनियाद पर आपका दिन, आपकी जिंदगी खुशगवार हो सके। और हम भी ये उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहेंगे। और ये अभी तो 200 एपिसोड हुए हैं, हमारी उम्मीद है ये 1000 एपिसोड करें, 2000 एपिसोड करें, आमीन, और हमारी ऑडियंस इसी तरह हमारे साथ बनी रहे। तो ये केक हम इन्हीं के साथ काटेंगे, इन्हीं के साथ काटेंगे। उससे पहले मैं आपका भी कमेंट लेना चाहूंगी अजीम के आपकी जिंदगी में भी एक ट्रांजिशन ही मैं इसको कहूंगी आया, तो किस तरह से देखते हैं इस चेंज को? मॉर्निंग शो का आप हिस्सा बने, हमें बहुत अच्छा लगा, बड़ा ही पॉजिटिव चेंज है, क्या कहेंगे? पहले तो मैं ये कहूंगा जी कि वैसे जिंदगी में हर चेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए, हर तब्दीली को कबूल करना चाहिए। जिंदगी, कुदरत जो भी अपॉर्चुनिटी आपको दे उसे कबूल करें और खुले दिल के साथ उस चैलेंज को कबूल करें। बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये सफर अभी तक का रहा है और मुझे ये उम्मीद है कि आने वाले दिनों में ये सफर और ज्यादा खुशगवार होगा और इंटरेस्टिंग होगा इंशाल्लाह। और आप जैसी साथी एंकर हमारे साथ मौजूद हैं तो फिर डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे इस जहाज की को पायलट बड़ी क्या कहते हैं ना, एक्सपर्ट हैं। अरे थैंक यू, बड़ा जबरदस्त किस्म से ये जहाज उड़ाएंगी। इट्स एन ऑनर कि मुझे भी आपके साथ काम करने का मौका मिला और यहाँ पर मैं तमाम लोगों को अगेन थैंक यू बोलना चाहूंगी, अपनी टीम को बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहूंगी, हर एक इंसान जिसने इस शो को जो है वो ऑन एयर कराने तक इसका हिस्सा बने, पूरी टीम। और अगर टीम वर्क की बात की जाए तो टीम वर्क के बगैर हम बिल्कुल ये शो ना कर पाते और जो कुछ भी हम रोजाना के बेसिस पर आपके लिए लेकर आते हैं, आपकी खिदमत में हम हाजिर होते हैं, वो हमारी टीम की वजह से ही पॉसिबल है, आप लोगों की वजह से पॉसिबल है। हम यहाँ पे व्यूअर्स का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, अपनी मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। और हम ये गुजारिश करेंगे कि जब हम ये केक काटें तो आप भी घर बैठ के तालियां बजाइएगा, हमारा साथ दें, इस खुशी का हिस्सा बने। और मुझे ऐसा लगता है कि केक जिन्होंने ये बनाया है वो भी हिना के फैन हैं, उन्होंने बड़ी खूबसूरत हिना बनाई है केक के ऊपर। अच्छा ये खूबसूरत, जी जी वेरी क्यूट, बस मेरे हेयर कलर को थोड़ा सा उन्होंने मेरे बालों के साथ मैचिंग है, बट अच्छा केक है जी। और हम इस केक को काटें, जी 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 जी। Happy 200 episodes! ये वाह वाह वाह, ये हमें खाना भी चाहिए, आई थिंक ये केक है, लेकिन इतना खूबसूरत केक है। हाँ जी प्लीज, हम जरूर ये टेस्ट करेंगे। वैसे आई एम वेरी क्लमजी, जब भी कोई ऐसा मौका होता है कुछ ना कुछ जरूर गिरता है, टूटता है। इस केक की डिटेल्स भी बहुत अच्छी हैं, कोई स्पून अगर होता तो ये आप ले लीजिए प्लीज। थैंक यू। और हम चाहेंगे कि ये हमारे नाजरीन
आपको बड़ी माजरत जी, इस तरह से हम शेयर तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन हमें उम्मीद पूरी है कि इसका जायका आपको जरूर पहुंचेगा। या फील करें हम, लेकिन आपकी जगह खा रहे हैं। बहुत मजे का केक है भाई। वाह 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 वाह। नाज़रीन, आप लोग बिल्कुल ये मत सोचिएगा कि हमारा प्रोग्राम खत्म हो चुका है। अभी बहुत इंटरेस्टिंग जबरदस्त प्रोग्राम बाकी है। मुझे टिश्यू दे दीजिए। और बड़ा दिलचस्प सेगमेंट हमारा कि जिसमें आपके आने वाले रोज किस तरह के होंगे, और बहुत ही हमारी कोशिश होती है, हम बहुत ज्यादा रोज जो है ना हमारी टीम इस पे मेहनत करती है। अगेन हम टीम वर्क का यहाँ पे जिक्र करना चाहेंगे। बहुत ही अमेजिंग वंडरफुल टीम, जो कि अक्सर चीजें 11th आवर पे प्लान हो रही होती हैं। और अगर हम लाइव शो की बात करें, इट्स नॉट एन ईजी जॉब। तो वो तमाम लोग जो पीसीआर में मौजूद होते हैं, जिनको मुझे लगता है कि जो हमारे इस प्रोग्राम को आसान बनाते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बार बार प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं ब्रेक लेते हैं। जी नाज़रीन, अभी लेंगे एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। बड़ा ही दिलचस्प मरहला आ गया है, और ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपसे जैसा जिक्र किया था कि अभी पिक्चर बाकी है दोस्त, जिसमें हम बात ये करेंगे कि आपके आने वाले दिन कैसे होंगे, मुल्क के ये दिन आने वाले कैसे होंगे। तो इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आपको जैसे पता है कि अब मुल्क बिलखसूस जिस कैफियत से, जिन हालात से गुजर रहा है, तो हर आने वाला जो दिन है उसने एक जहनी तनाव का, एक जहनी दबाव का शिकार किया है। महंगाई, बेरोजगारी, बीमारी, फिर गैर यकीनी कैफियत ने लोगों को परेशान और बेसकून कर रखा है। तो ये मैं चंद लोगों का नहीं बल्कि हर शख्स का ही मसला होता है, और खा वो दौलतमंद हो, गरीब हो। यही वजह है कि इंसान नाउमीदी का शिकार होकर एक बेमकसद ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देता है। तो एस्ट्रोलॉजी जैसे और इसके अलावा इनसे मुंसलिक जो चंद दीगर अलूम हैं, वो इन पेचीदगियों को समझते हुए जो एक रास्ता है इंसान की रहनुमाई के लिए, वो बताते हैं। तो जिससे जो है मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को फिल वक्त खासा रिलीफ मिलता है। तो इस हवाले से ना बात करेंगे। एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। हमारे साथ मारूफ एस्ट्रोलॉजर मौजूद हैं जी, सादिया अरशद साहिबा। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन सुनो पाकिस्तान। सादिया, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू फॉर कमिंग। सादिया, जब आप लास्ट टाइम भी हमारे शो में आई, कुछ प्रेडिक्शंस आपने की, कुछ बातें आपने की, और इतनी एक्यूरेट साबित हुई। बिल्कुल जी, थैंक यू। बस इसमें मैं सिर्फ ये कहूँगी, इसको सबसे पहले तो ना आप सब लोग जो देखने वाले हैं, इसको जस्ट लाइक अ गाइडलाइन लिया करें, क्योंकि जो होता है मेरे रब के हुक्म से होता है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। और ये जितने भी अलूम है ना, चाहे एस्ट्रोलॉजी है, टैरो कार्ड है, जो भी है, ये हमें जो एक नो डाउट ये एक इल्म है, और बड़ा ऑथेंटिक इल्म है। ठीक है, ये एक इट इज़ जस्ट लाइक अ साइंस। जिस तरह मैं लास्ट टाइम भी आपको बताते चूँकि हमारे पास वक्त ज़रा कम था, तो ये एक इल्म है, और इसमें ऑथेंटिसिटी भी है। और ये ऐसे ही है कि जिस तरह आप एक मौसम की प्रिडिक्शन ले रहे होते हैं, और वो आपको बताते हैं कि आज ऐसे मौसम होगा, फिर उस पर आप प्रिकॉशनली मेजर्स लेते हैं। आपने एहतियात करनी होती है, फिर इस रास्ते से ना जाओ, चंद दिन बाद जाओ, आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। फिर इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। आप अपनी अक्ल समझ से, जो लोग समझ जाते हैं, समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है ना, जो लोग समझ जाते हैं वो बिल्कुल समझदारी के साथ काम लें। और फिर जो लोग ज़रा होते हैं कि ज़िद्दी होते हैं कि नहीं हमने तो ये करके रहना है, फिर वो कर जाते हैं, फिर उनकी मर्ज़ी। बिल्कुल आप सही सादिया साहिबा, एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल जब इस मौजू पे हम गुफ्तगू करते हैं, तो मेरे तो जानने वाले जितने भी हैं वो मेरे से यही पूछते हैं कि ये इल्म हासिल खुद भी किया जा सकता है, क्योंकि मेरे ख्याल से ये हर एक की दिलचस्पी होती है कि उसकी ज़ात के बारे में वो जान सके, और फिर मुस्तकबिल के बारे में वो जान सके, जो कि उस तरह बिल्कुल हमारा ईमान भी है, यकीन भी है कि मुमकिन नहीं है। मुस्तकबिल का हाल खुदा की ज़ात जानती है, और हम लोग ये बस एक वो पेशन गोइयों के ज़रिए इसको थोड़ा दिलचस्प करते हैं। तो ये इल्म हासिल खुद भी किया जा सकता है वैसे? देखिए, मैं एक बात वाजे कर दूं, इसमें ना बहुत कम ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, जो कि हमारे मुल्क में तो खैर बिल्कुल भी नहीं है। डिफरेंट जगहों पे है, इंडिया में है, कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ में है, जिसकी वजह से जो लोग तो फ़ायदा उठा लेते हैं उनके लिए तो खैर अच्छा है। बिल्कुल आप कर सकते हैं, दिस इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। और आजकल तो थ्रू इंटरनेट चूँकि एक सहूलत मैसर है, आप उसको रिसर्च करें और आप कर सकते हैं। लेकिन ये ऐसे ही है जिस तरह आप गाड़ी चलाना तो सीख लेते हैं, फिर प्रैक्टिस आपको करनी पड़ती है। और आप यकीन कीजिए कि ये डेली बेसिस पे हम, जिस तरह मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे पढ़ना पड़ता है, मुझे अपने आप को अपग्रेड हर वक्त, ये मैं कह ही नहीं सकती हूँ कि आई एम
100% परफेक्ट इन दिस। मुझे डेली बेसिस पे मुझे ऐसा लगता है जिस तरह मुझे कोई नई चीज का पता है। अच्छा, वैसे इस इल्म में भी ये भी इल्म प्रोग्रेस करता है, ग्रो करता है, इसमें भी जो है वो कह लें कि रोजाना की बुनियाद पर तो नहीं, लेकिन स्पेसिफिक इंटरवल्स के बाद कोई नई रिसर्चेज आती हैं? जी बिल्कुल आती हैं, बिल्कुल आती हैं। और मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि जिस तरह मेरा जिस तरह एक मुझे पता चलता है कि यार ये एक बुक्स में है, ये बात लिखी हुई है, लेकिन मेरा तजर्बा ये कह रहा है या मैंने जितने लोगों को देखा है कि नहीं ये ऐसे नहीं, ये ऐसे है। तो वो आपका एक सेल्फ एक्सपीरियंस बन जाता है जिसकी बुनियाद पे हम लोगों को बताते हैं। अच्छा साथिया, बहुत सारे लोग तो ये जानना चाहते हैं अपने अपने स्टार्स को लेके कि उनका ये हफ्ता कैसा रहेगा, और बहुत सारे लोग जो है वो मंडे को ही देखना शुरू कर देते हैं कि हमारी भी ये कोशिश थी कि हम आपको मंडे को ही बुलाएं अपने शो में, लेकिन कुछ स्केड्यूल ऊपर नीचे हो जाता है टाइम्स। आप ये बताइए कि स्टार्स की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें, आप सीक्वेंस वाइज हमें बताएं कि किस स्टार का हफ्ता कैसा रहेगा। अच्छा देखिए, इसमें ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है क्योंकि जो मैं एक बड़ी आपको मज़े की चीज़ बताती हूँ। एक तो होता है कि कुछ बड़े प्लैनेट्स हैं। आज चूंकि हम मंडे को बात नहीं कर रहे हैं, तो मैं कुछ आपको ये बताती हूँ कि रेस्ट ऑफ द ईयर, रेस्ट ऑफ द ईयर हर ज़ोडिक साइन के लिए कुछ कैसा रहेगा। ओके, परफेक्ट, ठीक है। आई थिंक दिस इज मोर इंटरेस्टिंग फॉर एवरीवन, ठीक है। एब्सोल्युटली। तो मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट सी बात कीजिए, क्योंकि हर हफ्ता कैसा रहेगा ये हर कोई ही बता देते हैं, ठीक है। तो जो रेस्ट ऑफ द ईयर है, जिस तरह कुछ मामलात अब इस मंथ के बाद, क्योंकि हर साल में अगर हम नोटिस करें तो जो अगस्त का महीना होता है ना, वो बड़ा डिफरेंट जाता है। अगस्त का महीना, आप लोग जो भी मुझे देख रहे हैं, आपके सुनने वाले हैं, वो जब भी अगस्त आएगा ना, ये पाकिस्तान के लिए या हम लोगों की, आम लोगों की जिंदगी के लिए हमेशा कुछ बड़ा अजीब सा साबित हुआ है। हमेशा ही होता है। और सन 2023 क्यों मुख्तलिफ है? क्योंकि ये एक ऐसा साल है जिसमें बहुत से प्लैनेट्स, जिस तरह जुपिटर है, सैटर्न है, राहु केतु है, ये बहुत से प्लैनेट्स की ट्रांजिट हुई है। ऐसा नहीं होता है, ये बहुत अरसे के बाद हो रहा है, क्योंकि सैटर्न भी बहुत अरसे के बाद ट्रांजिट करता है। जुपिटर में मैं सारे प्लैनेट्स के इसलिए नाम ले रही हूँ कि जिन लोगों को अब पता है, उनके पहले नहीं होता था कि लोगों को इतनी अवेयरनेस थी, अब आके जरा हो गई है। तो इस साल में ना बहुत से प्लैनेट्स चेंज हो रहे हैं और हो चुके हैं, कुछ अब हो रहे हैं। तो ये साल ने ना बहुत ज़रा एक वेव लेंथ दी है, हर एक की जिंदगी में दी है, हर मुल्क में दी है। ये सिर्फ हमारे मुल्क में नहीं हो रहा है, हर कंट्री में हो रहा है। और क्या होगा, इसको हम कहते हैं जिनके पास तख्त था वो एकदम से जरा नीचे गिरे हैं, जिनके पास नहीं था वो जरा ऊपर आए हैं। तो ये हर एक के लिए सिचुएशन आई है और हर मुल्क में आई है। फिर अगर इकोनॉमिकल देखा जाए तो तब भी हर मुल्क के लिए ऐसी सिचुएशन आई है। तो इसलिए ये जो सन 2023 है ना, इसने हर एक को ऊपर नीचे किया है। इकोनॉमिकल सिचुएशन में भी किया है, और जिस तरह मैंने भी कहा है कि जो बैठे हुए होते हैं ना, ज़रा आप किसी भी घर में देख लीजिए, जिस तरह वालिद होता है या जो घर के बड़े होते हैं, उनके लिए भी थोड़ी थोड़ी ट्रबल्स आई हैं। फिर जो बहुत ज्यादा अच्छी सिचुएशन में इकोनॉमिकल थे, उनको एकदम से जरा सेटबैक मिला। मुझे ऐसा लगता है कि अभी तक 2018 एक साल ऐसा गुजरा है कि जिसके बारे में मैंने बहुत मीम्स देखे कि लोग जो है वो वापस ट्रैवल करना चाहते हैं 2018 में। तो ऐसा भी कुछ था? नहीं, ये हर एक के लिए नहीं होगा। अब जिस तरह जेमिनाइज है, मैं अब जितने जेमिनाइज मुझे सुन रहे हैं वो इस बात से मुत्तफिक होंगे जिनका मून जेमिनाई में था। अब देखिए, वैदिक में क्या होता है कि मून साइन की बड़ी अहमियत होती है। बहुत से लोगों को उनका मून साइन नहीं पता होता। जिस वक्त हम जायचा देखते हैं, बर्थ चार्ट देखते हैं, तो उसमें मून साइन बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। और मून इज अवर माइंडसेट, सन इज अवर सोल। ठीक है, हर प्लैनेट, यस, सन इज आवर सोल। जिस तरह मार्स क्या करता है, मार्स हमारा एंगर, टेम्परामेंट्स, इन सबको रिप्रेजेंट करता है। हर प्लैनेट की अपनी बहुत अहमियत होती है। ठीक है। अब जिस तरह हम एरीज की अगर बात करें, तो एरीज वालों के लिए जो ये साल रहा होगा, तकरीबन जो पिछले साल का एंड होगा, उनको अपनी फैमिली लाइफ में थोड़ी सी ट्रबल आई होगी। यानी कि अपनी शादी से रिलेटेड, अपने ऐसे मामलात से रिलेटेड बहुत ट्रबल नवंबर से वो लोग फेस कर रहे होंगे। जो कि अब इस तकरीबन सितंबर के बाद से उनको रिलीफ मिलेगा। ठीक है, उनकी शादी हो, उनकी रिलेशनशिप हो, उनमें उनकी नई शुरुआत होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। दोज हु आर सिंगल, ठीक है, नॉट एवरीवन, दोज हु आर सिंगल। मैंने कहा मैं जरा क्लैरिटी दे दूं।
तो दूसरी those शादी की who are- उम्मीद ना हाँ जाग जी, जाए लोग। हाँ जी, जो लोग दूसरी शादी के भी ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए भी अच्छे मामलात होते हैं। चांस बन सकते हैं। लेकिन देखिए, मैं शादी के मामले में एक और चीज चलिए मैं क्लियर करती हूँ। शादी के लिए ना कंपैटिबिलिटीज आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट। कंपैटिबिलिटी अब क्या होती है कि एक ही वक्त में दो लोगों के बर्थ चार्ट्स देखे जाते हैं, जायचे देखे जाते हैं कि क्या दो लोग एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हैं या नहीं हैं। ओके, लोग अपेरेंटली बड़े अच्छे बन के आते हैं आपकी जिंदगी में, बड़े अच्छे। हाँ जी, तो जो जायचा होता है ना, वो उसका पूरा एक्सरे कर देता है कि ठीक है? इनकी कंपैटिबिलिटी है या नहीं। जी, जिसको हम माइंड कंपैटिबिलिटी कहते हैं। बज़ाहिर कंपैटिबिलिटी आपको बड़ी अच्छी लगेगी। और बहुत सारे लोग तो फेक भी कर लेते हैं कुछ जी। शुरू में। जी जब- जी, सारे फेक होते हैं। बहुत से लोग के सारे Fake फेक it होते till हैं। you दिल make की it. बात। सारे ही फेक होते हैं। देखिए, लेट्स बी ऑनेस्ट, हाँ जी, ठीक है? तो जो कंपैटिबिलिटीज होती हैं वो थ्रू बर्थ चार्ट्स होती हैं। अच्छा, ठीक है, एक ही वक्त में दो लोगों के जायचे देखे जाते हैं, तो वो फिर आपको बड़ा कंप्लीट एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको बड़े कंप्लीटली बता देगा कि आप लोग की फैमिलीज, आप लोग खुद क्या एक अच्छे सिनेरियो में इकट्ठे रह अच्छा, सकते अभी हैं या एरीज का आपने जिक्र किया, तो एरीज का बिलखसूस शादी के हवाले से आप बता नहीं। रही हैं कि ये अच्छा टाइम पीरियड स्टार्ट होगा। फिर जो टॉरस है उनको फाइनेंशियली सेटबैक बहुत मिला होगा पिछले कुछ अर्से में, बहुत बुरा सेटबैक में रहे हैं। अब उनके लिए फाइनेंसिस के हवाले से बहुत सी नई शुरुआत हो सकती हैं। ठीक है, जो लोग जॉइंट वेंचर्स करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छे मामलात रहेंगे। तो ये तो हो गया जी टॉरस के हवाले से, बड़े जी। अच्छे सिनेरियोज रहेंगे। ठीक है, फिर जो जेमिनाइज है, जेमिनाइज ना अपने एक तो उन ये भी मरकरी रेट्रोग्रेड है, वीनस रेट्रोग्रेड है, सैटर्न। तो जेमिनाइज के लिए इट्स अ गुड टाइम कि जो लोग क्रिएटिव साइड से रिलेटेड है ओके, और वो क्रिएटिव आइडियाज, फुल ऑफ आइडियाज। तो जेमिनाइज के लिए, या जो लोग बातचीत के हवाले से किसी भी तरह से है, ठीक जो राइटिंग स्किल्स के हवाले से, उन लोगों के लिए तो एक बड़ा बेस्ट टाइम आया है। ठीक है, तो उनको इनिशिएटिव लेना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। रिस्क लेने का जिसको रिस्क कहते लेने हैं, रिस्क लेने ठीक का है। टाइम है। दे शुड टेक सम रिस्क और बिल्कुल गो अहेड, वो करें, उनको फायदा मिलेगा। तो मगर हम अभी तक ये कह सकते हैं जी, एरीज की शादी हो जाएगी, टॉरस अमीर हो जाएंगे और जेमिनाई नहीं, ये देखिए, आप वन लाइन स्टेटमेंट नहीं दे सकते। हाँ, किसी भी चीज में वन लाइन स्टेटमेंट नहीं नहीं दे होती। चांसेस बन सकते हैं। देखिए, ये होता है कि मैंने जिस तरह कहा कि देखिए एक जनरल रीडिंग है, एक होती है पर्सनल रीडिंग, एक होती है जनरल रीडिंग। हम हर ज़ोडिक साइन की यहाँ पे एक जनरल रीडिंग ले रहे हैं। ठीक है, और जब आपको बहुत अपनी ज़ाती ज़िंदगी में खुदा न खास्ता कोई परेशानी हो या आपने बड़े डिसीजंस लेने हो, बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आपको चाहिए कि आप अपनी पर्सनल रीडिंग, ठीक है, ये जनरल रीडिंग होती है जब आपको, जिस तरह मैं बता रही हूँ, आप उसके करीब करीब कोई अपने मामलात और आसार देखें, तो फिर आप जनरल रीडिंग से आप हेल्प ले सकते हैं, आपको आइडिया हो जी। सकता है। अच्छा, कैप्रिकॉर्न्स का भी बता दें कैसा रहेगा उनका। आप कैप्रिकॉर्न्स पे आगे, अभी हम कैंसर अभी हम ओके, मुझे अपने स्टार की जानने मैं आ रही हूँ, जी, मैं आ रही हूँ। ओके। अच्छा, इसी तरह से जो कैंसर है, जो कैंसर ज़ोडिक साइन से रिलेटेड लोग हैं, उनके लिए इतना है कि वो ये उनके लिए अच्छा वक्त है, स्पेशली उनकी पर्सनल ग्रूमिंग, फेम, नेम, इस स्टेटस के हवाले से ओके, अच्छा टाइम पीरियड है उनको ना। अब वैसे भी जो कैंसर हजरात होते हैं ना, ये बड़े इमोशनल होते हैं ऑल द टाइम, और इनके लिए अपने काम के हवाले से बहुत अच्छा है, पर्सनल लाइफ के हवाले, दोनों ही तरह से इनके लिए अच्छा है। और जो लोग बैरून मुल्क सफ़र करना चाहते हैं या सेटलमेंट्स के लिए जाना चाहते हैं, उनके लिए रेस्ट ऑफ द ईयर इज़ अ गुड। ओके, फिर आ जाते हैं लियोज। लियोज आप लोगों के लिए पूरा साल कुछ मिला जुला था। फर्स्ट जो हाफ था वो भी कोई इतना अच्छा नहीं था, और सेकंड हाफ भी बहुत एहतियात करें, सेहत के हवाले से भी एहतियात करें। आपकी सेहत जो है वो आपको बार बार तंग करेगी, और वो लोग जिनके डॉक्टर्स या ट्रीटमेंट्स चेंज होंगे एकदम से, ऑल ऑफ अ सडन चेंजेस आएंगे, और जिनके ऊपर खुदा न खास्ता कोई लिटिगेशंस हैं या अदालती मामलात हैं, उनके लिए अच्छा वक्त आएगा। मगर अच्छा। थोड़ा सा एहतियात करें, लॉयर्स चेंज करने पड़े, जो भी चेंज करना पड़े, लुक इनटू दैट डीपर, जरा ठीक है। देख। अब आ जाते हैं जी वर्गोज। वर्गोज के लिए इट्स अ गुड टाइम, अच्छा वक्त है, बेहतरी का है। और अब तो जिसको कहते हैं ना कि घर का चेंज, पॉजिटिविटी, बच्चों के हवाले से, जो स्टूडेंट्स हैं उनके हवाले से भी काफ़ी अच्छा जो है उनके लिए वक्त आया है। ओवरऑल वर्गोज के लिए अच्छा टाइम था, फाइनेंसिस के लिए भी अच्छा टाइम था। ये साल उनके लिए अच्छा साबित हुआ है वर्गोज के लिए। फिर आ जाते हैं जी लिब्राज।
लिब्राज, आप लोगों की शादी के हवाले से अच्छा वक्त है, आप लोग के रिलेशनशिप्स के हवाले से अच्छा वक्त है, नई शुरुआत होंगी, नई चीजें हैं। एक उनको सजेशंस है लिब्राज को, थोड़ी सी फैंटेसी में ना जाएं या किसी के कहने में ना आए, वो अपनी चीजों को खुद से खराब कर सकते हैं लिब्राज के लिए। सो थिंक स्ट्रेट और फोकस, ओवरथिंक ना करें चीजों। हाँ जी, और ओवरथिंक ना करें, किसी की आए। बातों में ना आए, क्योंकि ये इनके इर्द गिर्द ना इस वक्त में भी बहुत से लोगों के जो अल्यूजन्स और इस टाइप की चीजें या अल्यूजनरी वर्ड में इनको लेकर जाएंगे। फिर स्कॉर्पियोज आ जाते हैं, तो स्कॉर्पियोज इनके लिए पहले भी वक्त अच्छा था, अब भी अच्छा है, लेकिन ये हर वक्त किसी ना किसी डेंजरस, या इसको हम कहते हैं इनके जो एनिमीज हैं या जो इनके इस टाइप के लोग होते हैं जो इनके खैर ख्वाह नहीं होते हैं जी, वो बहुत ज्यादा इस वक्त पे इन पे हावी रहेंगे। सो दे नीड टू बी एक्स्ट्रा कॉशियस। और इनके लिए खुदा न खास्ता जॉब्स का चले जाना इस वक्त में, और स्पेशली इस टाइम पीरियड में, विद इन दिस मंथ टाइम पीरियड बहुत ज्यादा हो सकता है। सो दे नीड टू बी केयरफुल, और अपनी ही ये गलती से जाएंगे। और इसको हम कहते हैं पास्ट कार्मिक टाइम पीरियड, जो पहले किया हुआ था वो इस वक्त ये भर लेंगे। वेरी स्ट्रेट आंसर। And this is so accurate. I know somebody from my family जिनका स्टार ये है, और जो आपने प्रिडिक्शन बताई है ना वो इतनी accurate है कि अभी सिचुएशन अगर वो टीवी देख रही हैं या देख रहे हैं उनको आइडिया हो जाएगा कि वो इतनी accurate सिचुएशन है। जो आपने जॉब की बात की, फिर जो एनिमीज की आपने बात की, तो बिल्कुल। अच्छा जी, नेक्स्ट आ जाते हैं हम सजिटेरियस पे। सजिटेरियस के लिए इट्स अ गुड टाइम पीरियड। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, जिनकी इनकम का कुछ जरिया ऐसा होता है, और आजकल वैसे भी इंटरनेट का दौर है, बार बार कह रही होती है, आप अपने मुल्क में बैठे हुए बाहर जॉब्स देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इट्स अ गुड टाइम। इनहेरिटेंस के मिलने के चांसेस उनके लिए बहुत ज्यादा रहेंगे। इनहेरिटेंस रिलेटेड जितने भी मामलात उनके चल रहे हैं, ऑसम टाइम। सिर्फ फोकस कर, ये ना बड़ी जल्दी वो हो जाते हैं, इसने ये कहा, उसने ये कहा, इसने ये कहा, कुछ कंप्लेनिंग भी, हाँ, इधर उधर की बातों को ना बहुत जल्दी सुन के अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करते हैं, रादर देन जो बहुत, फर्ज कीजिए अम्मी कह रही हैं, अब्बू कह रहे हैं, वो नहीं सुनना, किसी फ्रेंड ने कहा तो वो ठीक होगा। मैं एक ओवरऑल जनरल इनके बारे में, ये नहीं कि मैं कोई बुराई कर रही हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग देम, ताकि वो कहते हैं जिस वक्त भी आपको कोई दुरुस्त सिम्त मिल जाए उसको पकड़ के उसको फॉलो करना चाहिए। सो दिस इज समथिंग जो मोस्ट ऑफ द, हर कोई नहीं, मोस्ट ऑफ द सजिटेरियस तो ये करते। लेकिन एक और चीज बताओ इनके बारे में, इस वक्त पे इनके ऊपर बहुत से लोग एक्सपोज होंगे, बहुत से लोग एक्सपोज होंगे, कौन सही कौन गलत इनको पता चल जाएगा, बहुत से सजिटेरियस के ऊपर। इंटरेस्टिंग, ओके। और फिर आ जाते हैं कैप्रिकॉन्स। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए इट्स अ गुड टाइम। कैप्रिकॉन रहने ही दें, कोई और I was waiting. बड़ा इंटरेस्टिंग है। waiting. नहीं, कैप्रिकॉन्स के लिए इस वक्त में बहुत इंटरेस्टिंग है। कैप्रिकॉन्स आप लोगों को थोड़ा सा एहतियात करना है। आप लोगों के लिए ना बहुत से ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है जो कि आपके अगेंस्ट जा सकती है। इट्स नॉट अ गुड टाइम। ट्रैवलिंग करनी हो तो उसको पोस्टपोन कीजिएगा। अच्छा, ठीक है। ट्रैवलिंग तो हो गई जी। नहीं, मैं बताती हूँ, अभी से जो टाइम स्टार्ट हो रहा है, जो अभी से टाइम स्टार्ट हो रहा है, और जो ट्रैवलिंग की भी होगी ना आपने, बताती हूँ, उसमें जिसमें कहते हैं कि कोई टिकट का लेट हो जाना, कोई ऐसी चीजों का डिले हो जाना, ठीक है, फ्लाइट डिले हो गई थी मेरी, उसमें इस टाइप की चीजें आपको आई हों। सो आगे भी अगर कोई इस टाइप का इरादा है या कुछ भी है, अगले 40 डेज आपके लिए 40 डेज की मैं बात करी जी, शुक्र है 40 डेज took a sigh of relief, ओके। है बाकी जो रेस्ट ऑफ द कैप्रिकॉन्स जो हैं वो कोई अच्छा अपने कोलीग्स को खाना वगैरह खिलाएं तो उससे ये मुसीबत टल सकती है। बिल्कुल टल जाएगी। श्योर टल जाएगी। हाँ, उसमें ये दोस्त भी आती है। एनी टाइम जी, एनी टाइम। तो अच्छा टाइम स्टार्ट होने का जी बिल्कुल। वो जो होगा ना, जैसे ही अक्टूबर आएगा उसके बाद से बहुत सी जो इस वक्त में आपके जहन के ऊपर कोई बोझ है, कोई ट्रबल है किसी की तरफ से, क्योंकि इस वक्त बहुत से लोग लेग पुलिंग कर रहे होंगे और बहुत चारों तरफ से कुछ आंधी तूफान आया होगा। वो चीज जाके अक्टूबर के बाद खत्म होगी। सो अक्टूबर तक ग्राउंडेड, बहुत तरफ से। अच्छा जी, अब एक्वेरियस आ जाते हैं।
सबसे ज़्यादा जो इस वक्त डिफ़िकल्ट टाइम है वो एक्वेरियस के लिए है, सबसे ज़्यादा। तो एक्वेरियंस आपको सबसे ज़्यादा एहतियात करनी है किसी भी तरह का इस वक्त में कोई भी, ये ना इस वक्त में क्या होगा कि अगर नहीं भी चाहेंगे ना तो इनको अपने लिए खुद ट्रबल्स फील होंगी या इनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो इनके लिए ट्रबल्स लेकर आएंगे, कोई इनकी फैमिली भी हो सकती है, इट कुड बी एनीवन। और माजी से रिलेटेड लोग इस वक्त इनकी ज़िंदगी में बहुत आए, वो पास्ट के अफेयर्स हों, वो पास्ट के लोग हों, वो जो भी हो। अब वो इसको मैं हमेशा कहती थी आपने किसको चूज करना है किसको नहीं करना, इट इज अप टू यू, बट चूज वाइजली, वेरी वाइजली, क्योंकि जो आप इस वक्त में चूज करके ना वो अगले 1 से 1.5 साल में आपका सिलसिला रहेगा। वो आपका काम हो, आपकी बिजनेस पार्टनरशिप हो, आपकी लाइफ में कोई हो, जो भी हो, वो आपकी उस चीज से रिलेटेड रहेगी और ये आपको वक्त तंग करता रहेगा। ये मामलात आपको तंग करेंगे, तो आपने इस वक्त में बहुत वाइजली चूज करना। फिर जी हमारा जो लास्ट ज़ोडिक साइन है वो पाइसेस है। पाइसेस के लिए ये रिलीफ का टाइम आया है और बहुत देर के बाद आया है, ठीक है, बहुत देर लग भी रहा है मुझे, लग भी रहा है, हाँ जी हाँ जी, ठीक है, बहुत देर के बाद आया है। सिर्फ आप लोगों ने अपनी हेल्थ पे फोकस करना है, जिनको स्टमक रिलेटेड इश्यूज रहते हैं या थोड़ा सा स्टमक रिलेटेड जितने या बैक एक जिनको ज़्यादा रहती है, वो लोग थोड़ा सा अपना ख्याल जरूर रखें, क्योंकि वक्तन फवक्तन जिसको हम कहते हैं कोई पुरानी क्रॉनिक कोई भी डिजीजेज होती हैं वो आपको तंग करती रहेंगी, ठीक है। बाकी आप लोग की लाइफ अच्छी रहेगी और ये न्यू रिलेशनशिप लाइफ में जो कोई मामला थे या इससे पहले कोई बिगड़ी हुई कोई भी रिलेशनशिप थे, आप उसमें खुद बेहतरी पैदा करने की खूब जतन करें कि बस मैंने ठीक करना है, मैंने अपने मामला को ठीक करना। और वो ठीक कर पाएंगे कि नहीं? बिल्कुल कर लेंगे, एडवाइस ले लीजिएगा, पर्सनल एडवाइस मिल जाएगी, लेकिन ये है कि आपसे हो जाएंगे, अब मैटर आपके सॉर्ट आउट होंगे। और एक और चीज जो आपके साथ हो चुकी होगी, आपके सामने भी बहुत से लोग एक्सपोज हुए होंगे, बहुत लोग एक्सपोज हो चुके हैं और आपने बड़े जबरदस्त तरीके से बैरियर लगा दिए हैं, बट ड्यू टू गुड नेचर फिर आप कहीं ना कहीं इधर उधर जबरदस्त। अच्छा सादिया, आपने अगस्त को एक प्रेडिक्शन की थी नवाज शरीफ साहब के हवाले से, वो पहले हम नाजरीन को दिखाएंगे, मैं तब छुट्टी पे थी तो हम चाहेंगे नाजरीन को पहले दिखाएं फिर वापस आए इस पर बात करेंगे। जी, नवाज शरीफ साहब के लिए क्या पेशन गोई होती है? नहीं आएंगे, नहीं अच्छा, आएंगे। नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे, कार्ड्स ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ रहे। मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी किसी और मसरूफियत में रहेंगे, जब कहते हैं बिहाइंड द बैक कुछ रह के कुछ काम कुछ चीज़ें करते रहेंगे और मेरे हाल वो विक्टिम कार्ड ही खेलते रहेंगे, देखिए ना विक्टिम कार्ड है, और अपनी चीज़ों को अपने काम को या अपने इस नेटवर्क को किसी और तरीके से एक्सपैंड करते रहेंगे। मतलब वो यूके में रह के ही कुछ ना कुछ करेंगे। हाँ, बस वो कहते मेरे लिए दुआएं मांगते रहो, या वो बिहाइंड द सीन जो है इम्पोर्टेंट कैरेक्टर प्ले करेंगे, बिहाइंड द सीन रहकर जो बिहाइंड द सीन वाला वाकई। हाँ, बिहाइंड द major सीन कुछ decisions। रहेंगे। हाँ जी, जबरदस्त प्रेडिक्शन भाई, एक्यूरेट प्रेडिक्शन जो थी वो सादिया अरशद साहिबा की तरफ से आई थी और हमने अपने नाजरीन को दिखाया कि कितना एक्यूरेट जो है ना इनकी प्रेडिक्शन होती है, ताकि आप लोगों के जो भी हमने आगे आने वाले साल के बारे में प्रेडिक्शन उन्हें बताई है, और हमारी कोशिश भी यही थी कि आप लोग जान सकें, हर हमने स्टार साइन का बताया कि कैसा रहेगा अब जो बाकी का साल है। वैसे लेकिन राइटली प्रेडिक्ट करना सिचुएशन भी, ये भी बड़ी कमाल किस्म की एक्सपर्टीज है, हर किसी के पास नहीं होती है ना। तो मजीद क्या प्रेडिक्ट करेंगे आप पॉलिटिकल सिचुएशन को लेकर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो जो मामलात, क्योंकि हमने उस दिन शायद बहुत और जी हाँ जी जो है लोगों के बारे में, लोगों के बाकी शख्सियात को भी हमने जी काफ़ी ज़्यादा बात कर दी थी, तो आई थिंक कुछ ऐसी ही भी तो सूरत हाल रहेगी और कुछ लोगों को भी तो है रिलीफ मिलने के चांसेस जो है वो हैं। ठीक है, और मैंने स्पेशली कुछ कहा था इमरान खान साहब के बारे में। जी, तो लेट्स सी, अभी आने दें वो वक्त, उसके बारे में फिर बात। आज मिल सकता है रिलीफ? आज भी वैसे हियरिंग हो रही है। हाँ जी, देखिए मैंने उनके बारे में कहा था कि उनके लिए भी कुछ वक्त सख्ती में रहेगा और फिर उसके बाद उनको रिलीफ मिलेगा। तो मेरा ख्याल है वो जब हमने उस दिन शो किया था उससे अब तक
शायद काफी बिल्कुल जी, दिन हम गुजर हमारी चुके तो दुआ यही है कि जो शख्स परेशान है सभी को रिलीफ मिले जी। और यकीनन अल्लाह की ज़ात रिलीफ देने वाली है। बाकी प्रेडिक्शंस भी चलती रहती हैं और शादिया साहिबा आप हमारा जो है आज प्रोग्राम का आप हिस्सा बनी। आज वैसे एक स्पेशल ये भी था कि आज 200 एपिसोड हुए हैं हमारे इस प्रोग्राम माशाल्लाह, में। जबरदस्त, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू जी, सो मच। आप इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद रहीं और आपने बड़ा 30 सेकंड्स में जल्दी से, सॉरी आपको कट कर, आपके पास 30 सेकंड्स आपने प्रेडिक्शन देनी है कि अगले 200 एपिसोड्स हमारे शो के कैसे होंगे, जल्दी से बता दें। इंशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे। सिर्फ उसमें होता है कि इट्स अ टीम एफर्ट। आपको अल्लाह ताला जो है वो ऐसे ही रखे, पुरजोश रखे जिस तरह से आप लोग करते हैं काम, और अच्छी नीयत के साथ जो आप लोग काम करते हैं ना एज अ टीम, आई थिंक दैट्स एक्चुअली द एक्सीलेंट। थैंक यू सो मच सादिया अरशद साहिबा, आपकी तशरीफ आवरी का बहुत शुक्रिया। माय प्लेयर। बहुत अच्छा लगा आप आई और आपने इतनी जबरदस्त प्रेडिक्शंस की और उसमें से बहुत सारी तो मैंने सुन के ही कह दिया कि बिल्कुल ठीक है। जो उन्होंने मेरे स्टार के बारे में बताया बिल्कुल एक्यूरेट बताया भाई। मैं मेरे साथ तो जी ब्रेक की प्रेडिक्शन, जी प्रोड्यूसर साहब सही कह रहे हैं, हमारे ब्रेक की प्रेडिक्शन हम कर देते हैं। ब्रेक, लेट्स टेक अ ब्रेक। लेट्स टेक अ ब्रेक, कीप वाचिंग सुनो पाकिस्तान। And we are right back after the break. You're watching सुनो पाकिस्तान और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे हेल्थ एंड फिटनेस की। और आप सब लोग ये जानते हैं और सबका ये वैसे ख्वाब भी होता है कि उनके मसल्स स्ट्रांग हों, बहुत ही खूबसूरत नजर आएं, बॉडी बहुत अच्छी हो, शेप में हो, जिसके लिए जिस्मानी सरगर्मियों की अगर बात की जाए, एक्सरसाइज की बात की जाए तो उसके बगैर ये पॉसिबल नहीं है। और इसके लिए मुख्तलिफ हम देखते हैं कि तरीके भी इस्तेमाल किए जाते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो डाइटिंग का इंतखाब कर लेते हैं और फिर वो ऐसी डाइटिंग करते हैं कि वो कुछ नहीं खाते, पहले वाले मसल्स भी गायब हो जाते हैं। एग्जैक्टली और दुरुस्त जो है ना वो ग़िज़ा लेना भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, और थोड़ा सा क्रेडिट हमारी टीम को इस बार इस हवाले से भी देंगे कि हमारे पास जो गेस्ट हैं आज बड़े ही ज़बरदस्त हैं और बिल्कुल मौजू जो है हमारा उससे कह लेंगे सही एक्यूरेट गेस्ट हमारे साथ, क्योंकि आज हम डाइट पे भी बात कर रहे हैं तो न्यूट्रिशनिस्ट भी हमारे साथ और फिर मसल्स को कैसे मजबूत बनाना है तो उसके लिए भी हमारे साथ फॉर्मर मिस्टर लाहौर, फिर मिस्टर पंजाब बने, मिस्टर पाकिस्तान रहे, तो खालिद साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। फिटनेस एक्सपर्ट भी हैं, ओए लग भी रहा है भाई। वो जिस तरह से वो हमें बताएंगे कि वजन को किस तरह से मेंटेन करना है, वो अपनी बातों में भी वजन रखते हैं। आप उनकी फिजिक भी अगर देखें तो वो पता चल रहा है कि वो फिटनेस एक्सपर्ट हैं। और उनके साथ तशरीफ फरमा है आयशा सिद्दीका साहिबा, जो कि हमें आज बताएंगी कि न्यूट्रिशनिस्ट की क्या राय होती है, क्या खाना चाहिए। बैलेंस डाइट, सही बैलेंस बॉडी एंड बैलेंस डाइट। तो और बहुत माशाल्लाह से फिट हैं। आयशा साहिबा को भी देख के लग रहा है कि भाई वो बिल्कुल न्यूट्रिशनिस्ट हैं, जिस तरह से उन्होंने खुद को मेंटेन रखा हुआ है, जिस तरह से माशाल्लाह से वो बिल्कुल फिट है। तो आज हम उनसे जानेंगे कि उनकी सेहत का राज क्या है और कैसे फिट रहा जा सकता है, क्या खाना चाहिए, क्या ये जो क्रैश डाइटिंग है, इंटरमिटेंट फास्टिंग है, इस तरह के वर्ड्स इतने मुश्किल भारी भरकम जो हम सुनते हैं क्या इनके कोई फवायद भी हैं या बस गल्ला ही बनिया ने? सबसे पहले तो जो बेसिक रूल होता है आपकी डाइट का वो तो ये कि बैलेंस डाइट होनी चाहिए। ओके ठीक है। क्रैश डाइटिंग में ये होता है कि हम लोग अपना मेजर पोर्शन ऑफ कार्ब्स या प्रोटीन्स या फैट्स को जो है वो मेनली एक्सक्लूड कर देते हैं यूजुअली, जो कि ऑब्वियसली आपकी हेल्थ के लिए डिस्ट्रक्टिव होता है। अगर आप अपनी मेजर मील के अंदर से कोई ऐसा पोर्शन एक्सक्लूड कर देते हैं जो कि आपके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है आपकी हेल्थ के लिए, जैसे अगर कार्ब्स हैं, ऑल्दो कार्ब्स जो हैं वो अगर आप एक लिमिट से एक्सीड कर देते हैं, अगर उसको ज़्यादा ले लेते हैं तो वो आपके लिए फैटनिंग हो सकते हैं, लेकिन ये आपके लिए गैर ज़रूरी नहीं है। बट लोग क्या करते हैं कि लोग बिल्कुल अपनी डाइट में से कार्ब्स को एक्सक्लूड कर देते हैं। लोग कहते हैं कि हमने कार्ब्स बिल्कुल नहीं लेने क्योंकि हमारा वेट गेन हो रहा है, अगर हमारा वेट गेन होगा तो हम लोग फिट नहीं रह सकेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। आपके लिए कार्ब्स भी ज़रूरी हैं, आपके लिए फैट्स भी ज़रूरी हैं, आपके लिए प्रोटीन्स भी ज़रूरी हैं, लेकिन एक सर्टन अमाउंट में। आपको उस अमाउंट के अंदर रहकर वो तीनों मेजर जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको कंज्यूम करना होता है। अच्छा, अब आयशा साहिबा हम आपसे दोबारा अब जानेंगे, लेकिन आपने आसान अल्फाज में समझाना है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या हैं, कार्ब्स क्या हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो घर बैठे अजीम हमें देख रहे होते हैं, इस तरह की टर्म्स उनको समझ नहीं आती, मुझे भी समझ नहीं आ रही है ना। कार्ब्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वे की होंदा है, दस दो आज तुसी। लेकिन आपकी तरफ भी आएंगे हाफिज साहब, मतलब माशाल्लाह से खुद को आपने इतना अच्छा मेंटेन रखा हुआ है और हेल्दी रहना बहुत जरूरी है। चलें पतले और मोटे की तो गेम से हम बाहर हो जाते हैं ना, हेल्दी रहना, सेहतमंद रहना बहुत जरूरी है। और मस्कुलर रहना भी यार, ये भी शौक है हर बंदे का। एवरीबॉडी वांट्स के यार उनकी तरह मसल शसल हो तो सानू भी दस दो किवें एंजल मसल बनाई देने। राणा साहब, अभी हिना को ये कह रहा था कि हिना
हमें ये फील करना चाहिए, ख़ास तौर पर गर्ल्स के लिए ये मेरा मैसेज है कि खूबसूरत लगने के लिए जिम ज़रूरी है। फिर आएंगी वो। वैसे नहीं अच्छा, मैं हाफिज साहब को देखती हूँ, मुझे याद आ जाता है, हाफिज साहब आप जिम मैंने जाना था, जिम का कुछ बता दें। एक्चुअली होता ही है कि हमारा जब बड़ा कॉमन ट्रेंड है ख़वातीन में कि जब कोई फंक्शन आने वाला होता है ना फैमिली में, 2 माह रह गए, 3 माह रह गए, यार जस्ट लहंगा पहना अच्छा लगे, इसके लिए आप लोग फिट और खूबसूरत हो जाते हैं। साड़ी में बस अच्छी लगूं, है ना? हाँ। अच्छा, लेकिन हाफिज साहब हमारे ये भी एक है कॉन्सेप्ट कि पतला होने को लोग समझते हैं कि हम लोग फिट हो गए। सर जी, मैं बिल्कुल इस बात से डिसएग्री करता हूँ। हाँ, देखिए, लेस वेट होना, ओवर वेट होना दोनों ही डेंजरस है। आपका अगर बॉडी वेट जो है वो आपकी हाइट और आपकी एज के मुताबिक है तो आप फिट हैं। अगर आप लेस वेट हैं, आपकी हाइट ज़्यादा है, वेट कम है, अगर आप बहुत मोटे हैं, आपकी हाइट छोटी है, तो वो भी आप, इसका मतलब है कि आप अनफिट हैं। तो हाफिज साहब, ये कोई एक्सपर्ट ही हमें बता सकता है कि आपके हाइट के मुताबिक आपका वजन एक्यूरेट ये होना चाहिए, या मतलब घर बैठे जो लोग हैं वो कैसे मैयर कर सकते हैं कि हाँ भी हमारे कद के हिसाब से वजन ठीक है? अच्छा, ये बड़ा सिंपल सा आपका क्वेश्चन है। इसके लिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि आपकी हाइट जो है फॉर एग्जांपल 5.5 है, तो अकॉर्डिंग टू मेडिकल साइंस कहती है कि आपका बॉडी वेट जो है अंडर 70 होना चाहिए, 65 होना चाहिए। ठीक अगर आप बॉडी बिल्डर हैं, थोड़ा मसल को स्ट्रेंथिंग कर रहे हैं, तो फिर 5 kg तक आपको छूट है, आपका वजन ज़्यादा हो सकता है। इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा होंगे तो फिर आप ओवर वेट होंगे। और ये जो आपका हर इंसान का बॉडी जो BMI है, बिल्कुल ये हर इंसान को पता होना चाहिए कि उसका कितना है। ठीक है, तो ये बड़ा आम सी बात है, बॉडी मास इंडेक्स जी तकरीबन सभी को पता है। और ये बॉडी मास इंडेक्स जो है आपका, ये इसका कोई टेस्ट होता है? हाउ डू वी मेजर इट? वैसे तो BMI टेस्ट होता है, लेकिन वो ये है कि हमारे अनफॉर्चुनेटली जिम्स में कॉमन नहीं है। लोगों की पहुंच में है, लेकिन लोगों को इस बारे में इतना भी अवेयरनेस नहीं है। तो वो मेरा ख्याल है आप किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट करें या किसी भी अच्छे लैब वगैरह से कंसल्ट करें, तो वो आपको BMI टेस्ट कर देंगे। तो वो आपका बॉडी मास इंडेक्स जो है वो कितना है, कितना होना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर हाइट, वो ये बहुत ज़रूरी बात है। ठीक है। अगर वो आपका BMI ठीक है तो आप फिट हैं, मतलब आप ज़रा बीमारियों से दूर रहेंगे, बचे रहेंगे, और डेफिनेट आप अच्छे भी लगेंगे। जब इंसान फिट होता है, बीमार नहीं होता, तो फिर अच्छा तो लगता है। आयशा साहिबा से भी जी बिल्कुल। आयशा से मैं ये पूछना चाह रहा था, आयशा, कि जैसे अभी हम बात कर रहे हैं कि शौक होता है लड़कों को ज़्यादातर थोड़ा डोले शोले बने हो, तो जब हम लोग एक स्पेशल मसल को टारगेट करना चाहें तो फिर उस हवाले से खुराक को किस तरह बैलेंस किया जा सकता है? अच्छा, स्पेशल मसल को हम ऐसा जिस तरह टारगेट नहीं कर सकते। जब आप ओवरऑल अपनी डाइट को बैलेंस करते हैं, आपकी डाइट के अंदर प्रोटीन की जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा होती है। प्रोटीन में दालें आ जाती हैं, इसके अलावा आप चने ले सकते हैं। प्रोटीन अमाउंट ज़्यादा होनी चाहिए? जी, ज़्यादा होनी चाहिए। अगर आप अपने मसल मास का बिल्डअप करना चाहते हैं, मसल स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, तो उसके लिए प्रोटीन जो है उसकी अमाउंट थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है। और जो आप कैलोरीज ले रहे होते हैं उसकी अमाउंट को भी थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली आपने अपना मसल मास बिल्डअप करना है, तो कैलोरीज की इनटेक भी बढ़ानी पड़ती है। तो उसके लिए ये होता है कि अगर आप बैलेंस्ड वे में अपनी डाइट को लेके जाते हैं, प्रोटीन की अमाउंट लेते हैं, तो वो ओवरऑल आपकी बॉडी के जितने मसल्स हैं उन सब पे जो है वो उसका इफेक्ट होता है। हम उसको स्पेसिफिक नहीं कह सकते कि आप ये वाला जो है वो डाइट फॉलो करें या ये प्रोटीन लें तो आपके जो है वो ट्राइसेप्स पे वो बहुत स्ट्रेंथन हो जाएंगे या बाइसेप्स हो जाएंगे। देखते हैं कि वो प्रॉपर मेजर करते हैं लाइक वेट मशीन के साथ। जी जी। तो वो इस तरह मेजर करके आपको इतनी डिटेल्स में जाना पड़ता है, या आप एक जनरल आइडिया रख के कोई ले सकते हैं पोर्शन? नहीं, आपको मेजर करना पड़ता है। हर बॉडी टाइप और हर इंसान का जो है वो डिफरेंट लेवल होता है, उसकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, कैलोरीज की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, इसके अलावा उसकी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो अलग होती है, हर बॉडी के हिसाब से होती है। बिल्कुल। और हम जब ब्रेक, अभी हम लेंगे एक ब्रेक, लेकिन जब ब्रेक के बाद आएंगे तो हम इस पर भी डिटेल से बात करेंगे। प्रोटीन शेक्स बहुत सारे लोग लेते हैं, प्रोटीन बार्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ही एक्सपेंसिव भी हैं मार्केट में बहुत सारी। तो मैं कहती हूँ प्रोटीन बार्स जो अच्छी हैं वो दस्तयाब भी नहीं, आपको बाहर से कोई आ रहा हो तो मंगवानी पड़ती है। प्रोटीन शेक्स भी बाहर से ही आ रहे होते हैं। इस पर भी बात करेंगे कि क्या ये सिर्फ शशकाई है या बहुत ज़रूरी है। अभी लेंगे एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। और अब जैसा कि हम अपने नाजरीन को दिखाते हैं कि हमारे जो फिटनेस एक्सपर्ट हैं हाफिज खालिद साहब, वो इस वक्त मैट पर अपने जा चुके हैं, फिटनेस मैट के ऊपर। तो आज हम उनसे पूछते हैं कि वो कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं और इस एक्सरसाइज करने का क्या फ़ायदा होगा। तो ओवर टू यू सर।
अजीम भाई, मैं सबसे पहले अप्रिशिएट करूंगा आपकी पूरी टीम को जिन्होंने आम पब्लिक की आवाज़ को उठाया है। आप लोगों ने यानी आम पब्लिक के दर्द को फील किया है ना? देखिए, कोर मसल ऐसा मसल है, अगर आपका स्ट्रांग है तो आप आखिरी सांस भी अच्छी लेंगे। अरे वाह, आप हमेशा फिट रहेंगे। आपकी कमर लोहे की तरह मजबूत होगी। 3 से 4 सिंपल एक्सरसाइज मैं बताने लगा हूँ आपको। ठीक है। आप डेली 10 से 15 मिनट हर बंदा अपने बेडरूम में कर ले। ये सबसे बेहतरीन, यानी मैट बिछा ले, मैट नहीं है तो बेड के ऊपर कर ले। बेड के ऊपर Simple। कर ले। सबसे पहले हम प्लैंक्स करेंगे। ओके, प्लैंक्स ये हैं, इसको मैक्सिमम आपने होल्ड करके रखना है अपनी एल्बो के ऊपर। सही सही, आप जितनी देर भी कर सकते, पोस्चर सीधा होना चाहिए। और इसको बहुत ज्यादा ऊपर नहीं करना, बहुत ज्यादा डाउन नहीं करना। आपने इसको जमीन के साथ टच नहीं होने देना। आपने इसको यूं होल्ड करके रखना है मैक्सिमम। प्लैंक्स वैसे बहुत मुश्किल होते हैं जी, और इसका स्ट्रेस भी, लेकिन अगर करें तो फिर मुश्किल नहीं होते। अच्छा, ऑफिस आप कितनी देर के लिए? हाँ, कितनी देर के लिए होल्ड करना है अपने आप। फिर हम करेंगे पुशअप्स। ठीक है। अच्छा जी, ये पुशअप्स हैं, ये पुशअप्स। इस पे अच्छा, इसके लिए भी आपने कवर को यूं 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 नहीं करना, इसके एंगल्स भी परफेक्ट होना चाहिए। ये ओके, पूरी बॉडी को आपने लिफ्ट करना है। मैक्सिमम इसको डाउन जाना है। अच्छा, अब हम कर सकते हैं प्लैंक टू पुशअप भी कर सकते हैं। लाइक ये प्लैंक्स हैं, पुशअप्स। अच्छा 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 अच्छा, सही। पुशअप। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल आप पुशअप्स करना चाह रहे हैं और आपकी जो बॉडी है वो आपकी अभी स्टैमिना नहीं है, तो आप नी पुशअप्स भी कर सकते हैं। यानी इसको यूं, ठीक है, नी की सपोर्ट ये के साथ। बिगनर के लिए थोड़ा इजी है, खवातीन के लिए भी बहुत इजी है, क्योंकि इसके ऊपर पूरा बॉडी वेट आपकी एल्बो के ऊपर नहीं आता। हाँ बिल्कुल, वो घुटने सपोर्ट दे रहे हैं बॉडी को। आप नी जो है इसको डाउन कर लें और ये बहुत इजी है। इसके साथ हम करेंगे लेग रेजेस। लेग रेजेस, ये पेट कम लेग करने के रेजेस लिए। और क्रंचेस, ये सिर्फ आप 6 पैक बनाने के लिए बड़ा छोटा सा टोटका। तो खवातीन ये ना करें घर पर? खवातीन कर सकती है, खवातीन भी कर सकती है। ये स्टंट खवातीन घर पर ट्राई ना करें। लेकिन क्या ये फ्लैट बेली के लिए भी है? जी बिल्कुल ऐसे उसी ही के लिए। ओके, ये आपके हैंड जो है आपने जस्ट हिप के नीचे रख लेने हैं। ये ओके। अच्छा, मेक श्योर फर्स्ट कि आपके हिप्स जो है ये जमीन के साथ टच होने चाहिए। सही। अच्छा, ये आप अगर ज्यादा करेंगे तो एब्स बन जाएंगे, कम करेंगे तो आप पतले रहेंगे। पतले रहेंगे। अच्छा, इसके बाद हम करेंगे क्रंचेस। जी, इसमें हमने क्या ब्रीदिंग करते हुए, सांस लेते हुए, क्या बाहर की तरफ हमने सांस निकालना है? जी बिल्कुल ऐसे ही, ब्रीद आउट ब्रीद इन आपने करते रहना साथ साथ। ब्रीथिंग बहुत जरूरी होता है वैसे, विदाउट ब्रीथ जो है वो आप इसको कंप्लीट ही नहीं कर सकते। हाँ जी, कहते हैं एक्सरसाइज में ब्रीदिंग का भी बड़ा अमल दखल होता है कि सही टाइम पे आपने ब्रीद इन ब्रीद आउट। बिल्कुल, ये 3 4 5 ट्रेनिंग मैंने आपको सिंपल बताई है माशाल्लाह। जबरदस्त जबरदस्त। आप बहुत एनर्जेटिक फील करेंगे सारा दिन, है ना? बिल्कुल। और आयशा से वो सबसे जरूरी सवाल, आयशा, जो ये हिना भी पूछ रही थी आपसे कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इस टाइप के मुश्किल मुश्किल वर्ड्स बहुत सारे लोग हमें देखते हैं जो सादा समझ ग़िज़ा नहीं क्या होनी आते। चाहिए, कि नाश्ता कैसा होना चाहिए, फिर कितने वक्फे के बाद आपको खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए। और आयशा साहिबा, आपने जल्दी से बताना है उसमें। हमने अक्सर सुना न्यूट्रिशनिस्ट ये बता देते हैं जी आप ग्रिल्ड फिश लें, सैल्मन खाएं। आपने एक आम आदमी के लिए डाइट प्लान बताना है। बिल्कुल स्पीडीली। अच्छा, ये है कि नाश्ते के अंदर एक अंडा तो लाजमी लें। ओके। और उसके साथ अगर आप रोटी ले लेते हैं तो उससे बेहतरीन चीज़ कोई नहीं। ब्रेड अगर आप नहीं ले रहे तो कोई ऐसा मसला नहीं। अंडा आप किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं, फ्राई, बॉइल्ड या ऑमलेट, किसी भी फॉर्म में, लेकिन ऑयल की मिकदार थोड़ी कम रखें। ठीक है। उसके बाद फिर आपका लंच और नाश्ते के दरमियान एक स्नैक ज़रूर होना चाहिए, जिसमें आप कोई भी आसानी से अवेलेबल जो आपको फल है वो आप लाजमी लें। ठीक है, 1 से 2 फल आप लाजमी लें। कितने घंटे बाद नाश्ते के? तकरीबन 1 से 2 घंटे के बाद, क्योंकि आपके नाश्ते और आपके लंच के दरमियान सिर्फ 3 घंटे या मैक्सिमम 3.5 घंटे का डिफरेंस होना चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा डिफरेंस रखेंगे तो फिर स्टार्वेशन में आप जा सकते हैं। अच्छा, ठीक है। और फिर उसके बाद आप लंच करते हैं तो लंच के अंदर भी आप सिंपली जो भी आपके घर में वेजिटेबल अवेलेबल हैं उनका सैलड बना लें और उनके सैलड आप कंज्यूम कर सकते हैं। उसमें एक आधा फ्रूट भी ऐड कर सकते हैं। और उसके अलावा आप दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। दही भी घर में आप इजीली बना सकते हैं। ठीक है। तो वो आप मतलब रोटी स्किप कर दें दिन को? रोटी भी आप खा सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा वेट लूज करना चाह रहे हैं और आप चाह रहे हैं तो आप स्किप कर दें बेशक।
लेकिन तो आज हमने अपने नाज़रीन को मतवाज़न ग़ज़ा और बैलेंस एक्सरसाइज भी बताइए कि घर पे आप किस तरह से डिनर और लंच के दरमियान में भी स्नैक होना चाहिए, ठीक है, छोटा सा एक स्नैक हो, और फिर डिनर में आप रोटी या चावल कोई भी चीज़, डिनर में रोटी चावल, सादा ग़ज़ा बता दी और सादा एक्सरसाइज भी बता दी। ये घर पे आप ट्राई करें और आप तंदुरुस्त रहेंगे। और हमारे मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप सुनो पाकिस्तान का हिस्सा बने। सो मच फॉर कमिंग। हमें दीजिए इजाजत, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। अगर आप गैर जानिबदार और बेलाग तज्जियों और तबसरों में दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।